सोचे किया क्या है, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुमय। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हाँ हाँ सही बात है। ऐसे उम्र के साथ अगर आप एनर्जी लेवल देखोगे तो उम्र के साथ एनर्जी लेवल नहीं होता है ना। तो सारी बातें सही है, मना कहाँ कर रहा हूं मैं किसी बात से भी। एक बार सर से बात तो करके देखो, मेरे मानने, एक बार मेरी मानते हो नहीं मानते, एक बार बात करके देखो मेरे कहने, बेझिझक बिना डरे एक बार बोल के देखो सर को, सर सही कर लेंगे, बहुत बहुत एक्सपीरियंस है सच में, है ना। फिर भी अगर लगे तो देखेंगे आगे। चलो अपने लास्ट कहां चल रहे थे, मोनेरा पढ़ रहे थे मतलब। अब भाइयों ने काले मार्कर में हरी रिंग इंक भर दी लगता है ना। मोनेरा पढ़ रहे थे हम, मोनेरा में फ्लेजेला पढ़ लिया था ना। फ्लेजेला कौन सी प्रोटीन का बना था, फ्लैजिलिन का, सही है। और 3 स्ट्रक्चर थी, बेसल बॉडी था, हुक था, फिलामेंट था, तीनों पढ़ लिए थे। अब बताओ कि जैसे मान लो कोई बैक्टीरियल सेल है,
इस बैक्टीरियल सेल में ये बोलो फ्लेजिला क्या है, क्या है, और इस पे छोटे छोटे क्या होंगे, हेयर्स। बोलो जैसे हम यूकैरियोटिक सेल में कहते हैं लंबा जो हेयर होता है वो तो फ्लेजिला, और जो छोटे हेयर होते हैं वो क्या होते हैं, बोलो प्रोकैरियोटिक सेल में सीलिया नहीं होते, क्या नहीं होते, ये जो छोटे छोटे हेयर हैं इनको बोला जाता है पिलाई, क्या बोलते हैं, या बोलो फिम्ब्री, क्या बोलते हैं, पिलाई या फिम्ब्री। अब बताओ इनमें कुछ हेयर ऐसे हैं जो फ्लेजिला से छोटे हैं लेकिन पिलाई से बड़े हैं, फ्लेजिला से तो, लेकिन पिलाई से, फ्लेजिला से, पिलाई से, हाँ इनको क्या बोलेंगे, बोलो सेक्स पिलाइस या एफ हेयर, क्या बोलने वाले हो इसको आप, एफ हेयर या सेक्स पिलाइस, समझ रहे हो बात या नहीं, यस और नो। और इनको बनाने वाली प्रोटीन का नाम है पिलीन प्रोटीन, क्या नाम है, क्या नाम है, मतलब प्रोटीन जो है इसमें अमाइनो एसिड की सीक्वेंस अलग है, वो अलग प्रोटीन, और ये फ्लेजेला को बनाने वाला और पिलाइस को बनाने वाला पिलीन प्रोटीन, समझ रहे हो बात या नहीं, यस और नो। बताइए फिम्ब्रीज का काम होता है बैक्टीरिया को किसी सरफेस पर चिपकाना, किसी सरफेस पर चिपकाना, सही है बात। और जो एफ एयर है कौन है, ये जो हम एफ एयर पढ़ रहे हैं ना, ये इनका काम है बोलो कॉन्जुगेशन करवाना, क्या करवाना। अब कॉन्जुगेशन क्या होता है वो आगे चल के हम पढ़ लेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है बात या नहीं, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को, पक्का, बढ़ू में आगे। तो बताइए कल हमने फ्लेजेला पढ़ा था, फ्लेजेला के स्ट्रक्चर में हमने बढ़िया से पढ़ ली कि भाई ग्राम पॉजिटिव में फ्लेजेला की बेसल बॉडी में 4 रिंग थी और नेगेटिव में 2। हाँ पिटेंगे सबके साथ, हाँ तो उल्टा बोल दिया तो सीधा करो, मेरे को साफ क्यों दे रहे हो, बोलो ग्राम पॉजिटिव में 2 और ग्राम नेगेटिव में 4 रिंग पड़ी थी, सही है बात या नहीं। और काम है उनका अपने एक्सिस पे रोटेट करना जिससे फ्लेजेला मूवमेंट होती है, सही है बात या नहीं। और फ्लेजेला के मूवमेंट से सेल की मूवमेंट होती है, किसकी मूवमेंट होती है। और पिलाइस का काम, फिम्ब्रिज का काम है इनको किसी सरफेस पर, जो कॉमन क्वेश्चन बच्चों का बाहर काउंटर पे आता है वो ये है कि सर एक बात बताओ कि जैसे हम कहते हैं कि भाई ये है सेल मेम्ब्रेन, कौन है, और इसके बाहर की तरफ कौन है, सेल वॉल, कौन है, तो ये साइटोप्लाज्म से तो नहीं निकल रही, कहां से निकल रही है, सेल मेम्ब्रेन से, कहां से। बच्चा कहता है कि जब एनसीईआरटी में पढ़ता हूं ना, क्या लिखा हुआ है कि फ्लेजेला आउट फ्रॉम सेल वॉल, आउट फ्रॉम सेल वॉल, तो ऐसे नहीं है, फ्लेजेला आउट फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। ये तो हमने जब इसकी स्ट्रक्चर पढ़ी तो हमने ये बात समझा दी, लेकिन वो कहना चाह रहे हैं कि अगर आप बैक्टीरियल सेल को बाहर से देखोगे ना, बाहर से, तो आपको फ्लेजेला सेल वॉल में से निकलता हुआ दिख रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्लेजेला का फॉर्मेशन सेल वॉल से हुआ है, फॉर्मेशन तो कहां से हुआ है, क्योंकि एस और एम रिंग तो दोनों ही फ्लेजेला के अंदर है, चाहे ग्राम पॉजिटिव और चाहे ग्राम, तो ऑरिजिन जो हो रहा है, फॉर्मेशन जो हो रहा है वो सेल मेम्ब्रेन से ही हो रहा है, कहां से हो रहा है। वो एनसीईआरटी ने लिख दिया कि आउट फ्रॉम द सेल वॉल का मतलब है कि जब ये यहां से बाहर निकलेगी तो किसमें से आएगी बाहर, किसमें से आएगी बाहर, सेल वॉल से, समझ रहे हो बात या नहीं। दूसरी बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये, कॉमन डाउट है बच्चे ये, कि जब हम यूकैरियोटिक फ्लेजेला पढ़ते हैं तो बेसल बॉडी से जब फिलामेंट को ग्रो करवाते हैं, सही है, तो यहां से जब फिलामेंट बाहर जाता है तो मेम्ब्रेन को साथ ले जाता है अपने साथ, और सेंटर वाले फिलामेंट को आप कोर बोलते हो, बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, कहते हैं ना ऐसा, अरे एक्सोनीम, सही है बात या नहीं। प्रोकैरियोट्स में ऐसा, प्रोकैरियोट्स में तो आप बताओ कि फ्लेजेला ओरिजिन कहां से हो रहा है, तो मेम्ब्रेन बाहर नहीं जाती, सिर्फ और सिर्फ फ्लेजेला की ग्रोथ है बाहर की तरफ, समझ रहे हैं बात या नहीं। इसका मतलब प्रोकैरियोटिक फ्लेजेला मेम्ब्रेन लेस है और यूकैरियोटिक फ्लेजेला मेम्ब्रेन बाउंड है, क्लियर है बात अच्छे से, कोई प्रॉब्लम, बढ़ू में आगे और सुनो। इसके बाद क्या दिया हुआ है भाई इसमें अपने मॉड्यूल में, अगला टॉपिक क्या है, अच्छा मैं सीक्वेंस से तो पढ़ा ही नहीं रहा आपको अभी, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव तो पढ़ाई दी है मैंने। अच्छा टेबल दे रखी है ना डिफरेंसेस वाली, उसके बाद क्या है, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, है ना। तो पहले बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं, फिर आगे रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। देखो बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन आपको 2 तरह का बताना है, बोलो ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ, ठीक है, कौन कौन सा। लेकिन अगर पूछा जाए कि बैक्टीरिया मेनली क्या है तो बताओगे कैसे हैं, कैसे हैं, हेटेरोट्रॉफ हैं, समझ रहे हैं बात या नहीं, यस और नो।
बैक्टीरिया की सेल स्ट्रक्चर में सिंपल है, बोलो बैक्टीरिया की सेल स्ट्रक्चर में लेकिन फंक्शनल या फिजियोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स है। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो अगर फिजियोलॉजिकल बिहेवियर की बात आती है तो हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर की बात आती है तो यूकैरियोट के कंपेयर में सिंपल है। समझ रहे हैं बात या नहीं? और न्यूट्रिशनल अगर डाइवर्सिटी आपसे पूछी जाए तो आप प्रोटिस्टा में सबसे ज्यादा बताना, ठीक है ना? किस में बताओगे सबसे ज्यादा? हाँ, मोनेरा में बताओ। आप ये कहो कि भाई इसमें क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स है फिजियोलॉजिकल, क्योंकि सारी बैक्टीरियल सेल होती है एक जैसी है लेकिन काम अलग अलग करती है। इसका मतलब स्ट्रक्चर तो सिंपल है लेकिन फंक्शन डिफरेंट या कॉम्प्लेक्स दिखते हैं आपको, फिजियोलॉजिकली डिफरेंट है। और अगर न्यूट्रिशन पूछा जाए तो आप बताना बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन मेनली कैसा है? हेटेरोट्रॉफ है। कैसा है? ऑटोट्रॉफ भी मिलता है आपको बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन। दो तरह का याद करना है, एक तो याद करोगे कीमो सिंथेटिक और एक याद करोगे फोटोसिंथेटिक। क्या क्या याद करोगे? देखो एक बात समझो आप, यहां समझने की बात यह है कि हम बात किसकी कर रहे हैं? ऑटोट्रॉफ का मतलब समझते हो क्या? अपना खाना खुद बनाए। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो बताएं, प्रिपेयर देयर ऑन फूड। जो अपना खाना, उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वेरी गुड। अब इसमें आपको एक तो याद करना है फोटोसिंथेटिक और एक याद करना है, बोलो जो लाइट एनर्जी का यूज करें और उससे अपना फूड बनाए, फोटोसिंथेटिक। केमिकल रिएक्शन से निकलने वाली एनर्जी से अपना फूड बनाए। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे बोल देते हैं कि केमिकल रिएक्शन से निकलने वाली एनर्जी से अपना मेटाबॉलिज्म चलाएं। नहीं, केमिकल रिएक्शन से निकलने वाली एनर्जी से अपना मेटाबॉलिज्म नहीं चलाते, क्या बनाते हैं? वरना वो ऑटोट्रॉफ कैसे होते? ऑटोट्रॉफ का मतलब है प्रिपेयर देयर। तो बताओ केमिकल रिएक्शन से निकलने वाली एनर्जी से अपना फूड बनाए। समझ रहे हो बात या नहीं? उनको क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? बिल्कुल, कीमोसिंथेटिक या कीमो ऑटोट्रॉफ। समझ रहे हैं बात? बढ़े आगे। अब इसमें फोटोसिंथेटिक में एग्जांपल खूब सारे हैं आपके मॉड्यूल में, देखो कौन कौन से हैं। पहले कौन सा दे रखा है? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, प्रोक्रोमेटियम। दूसरे नंबर पे क्लोरोबियम और थायोथ्रिक्स, और तीसरे नंबर पे रोडोस्पाइरलम और रोडोस्यूडोमोनास। रोडोस्पाइरलम में पढ़ा चुका हूं मैं पहले भी आपको। और याद रखो बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस के लिए क्या? क्लोरोफिल ए नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता, इसका अपना स्पेसिफिक पिगमेंट है। बोलो बैक्टीरिया क्लोरोफिल अल्फा बीटा और बैक्टीरिया विरिडिन। याद करो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पढ़ाए थे जब मैंने, क्लोरोफिल में पढ़ाया था ए बी सी डी ई, और एक पढ़ाया था बैक्टीरियो क्लोरोफिल अल्फा बीटा और बैक्टीरियो विरिडिन। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट थे बैक्टीरिया के, जो मैंने कहा था फार रेड लाइट पे फोटोसिंथेसिस करते हैं। 870 890 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है बैक्टीरिया। जब मैंने कहा था कि 400 से 700 तो पीआर है, पीएआर है प्लांट के लिए, और 700 से ज्यादा पर बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं। फिर मैंने पूछा था अल्ट्रावायलेट कौन फोटोसिंथेसिस करता है? फिर मैंने कहा तो कोई नहीं करता भाई, ये तो म्यूटेशन है। याद है ना, अपने लेक्चर की बात हुई थी यहीं पर, सही है? तो बताइए बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस के टाइम पर इनके अंदर क्लोरोफिल ए नहीं है। ए होता तो फिर ये भी वाटर तोड़ के ऑक्सीजन निकालती। ए पहली बार किस में आया? साइनोबैक्टीरिया में। किस में आया? हाँ, तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडिन, बैक्टीरियो क्लोरोफिल अल्फा बीटा और विरिडिन। कौन कौन से एग्जांपल है? क्रोमेटियम, क्लोरोबियम, थायोथ्रिक्स, रोडोस्पाइरिलम और रोडोस्यूडोमोनास। कौन कौन से, एक बार बोल लो मेरे साथ। ठीक है, कौन कौन से एग्जांपल है? क्रोमेटियम, क्लोरोबियम, थायोथ्रिक्स और रोडोस्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास अलग है, स्यूडोमोनास अलग है, रोडोस्यूडोमोनास। ऐसे याद कर लो, स्यूडोमोनास होता है हेटेरोट्रॉफ, स्यूडोमोनास 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 और रोडोस्यूडोमोनास। ठीक है बात है? दूसरे कौन से हैं? नहीं, कीमोसिंथेटिक। अभी तो सिर्फ फोटोसिंथेटिक की है। कीमोसिंथेटिक में कौन से याद करोगे? बोलो, अमोनिया से NO2 बनाने वाला और NO2 से NO3 बनाने वाला। नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ाया मैंने आपको, याद है? NO2 बनाने वाले नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रो
नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रो, सही है बात, यस और नो। और नाइट्रोबैक्टर था नाइट्रेट को बनाने वाला, किसको बनाने वाला, नाइट्रेट को बनाने वाला, नाइट्रोबैक्टर, याद है आपको अच्छे से। और इस रिएक्शन में निकलने वाली एनर्जी से अपना फूड बनाते हैं। तो बताओ नाइट्रोजन साइकिल में भी काम आ रहे थे और यहां भी काम आ रहे हैं। क्लियर है बात। नंबर 2 पे बोलो पैरासाइट। हेट्रोट्रोफ में सबसे पहले बोलो पैरासाइट और सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट क्या होते हैं, फूड ऑब्टेन करते हैं डेड मटेरियल से। पैरासाइट, हाँ देखो मैं समझाता हूं, कई बंदों को आपने देखा होगा जिनके स्किन पे व्हाइट व्हाइट दाग हो जाते हैं ना, बोलो लेप्रोसी, बोलो लेप्रोसी। पिगमेंटेशन खत्म हो जाता है स्किन में, व्हाइट व्हाइट ड्रॉप, मतलब वो दाग जब बन जाते हैं। सही है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलो माइकोबैक्टीरियम लेप्री। लेप्री लेप्रोसी कॉज करने वाला। जीनस क्या बोलोगे, माइकोबैक्टीरियम। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। बोलो माइकोबैक्टीरियम कहां पर है, कहां पर है, तो क्या हो गया, पैरासाइट, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे सरवाइव कर रहा है। क्या हो गया, क्या हो गया, ठीक है। 3 इडियट देखिए, तो उसमें एक तो वो मतलब चतुर था और एक वो 3 थे। आमिर खान के साथ जो एक दो बंदा था ना जो सारा दिन अंगूठियां पहनता था, उसके पापा को कौन सी बीमारी थी, टीबी, है ना, ट्यूबरक्लोसिस। क्या वो जिंदा थे और उनमें बैक्टीरियल रोग था, तो जिंदा थे तो बोलो पैरासाइट। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, क्या याद करना है, ये दोनों पैरासाइट का एग्जांपल हो गए, माइकोबैक्टीरियम लेप्री और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। समझ गए बात या नहीं, किसके एग्जांपल है, किसके एग्जांपल है, यहां तो कोई दिक्कत, पक्का, ठीक है। तो बताओ भाई पैरासाइट का एग्जांपल बताओ, माइकोबैक्टीरियम लेप्री और ये पैरासाइट है, सही है। अब और बात याद करवाता हूं, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा, अमोनिफिकेशन पढ़ा, डेड मटेरियल का डिकम्पोजिशन किया हमने और अमोनिया वाले कंपाउंड बनाए। भी आप ऐसे सोचो, मान लो कोई डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड पड़ा है, अभी अभी डेड बॉडी कोई किसी ऑर्गेनिज्म की, प्लांट की, एनिमल की, माइक्रोब की, कोई भी ऑर्गेनिज्म कहां गया, सॉइल में, और क्या है, भरा हुआ है, क्या है, तो बताओ इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे ना सारे के सारे, क्या होंगे, उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को किस में बदलेंगे, तो बताओ डीकंपोजिशन करेंगे, क्या करेंगे, अगर नाइट्रोजन वाले बनाता है अमोनिया को तो बोलो अमोनिफाइंग। अमोनिफाइंग बैक्टीरिया पढ़ाए थे मैंने, नाम बताओ, बैसिलस थायोमोनास और थायोबैसिलस सूडोमोनास, तो भाई डीनाइट्रिफिकेशन है। बैसिलस वल्गेरिस, बैसिलस रेमोसस और बैसिलस बाइकोइड, याद है आपको, मैंने ये बात नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ाई है आपको, ये बात आपको नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ाई है मैंने, कब पढ़ाई है, क्या लिखा था हमने कि भाई जब मैंने कहा था ना कि प्लांट को एनिमल खा गया तो एनिमल के अंदर भी नाइट्रोजन आ गई, फिर मैंने कहा था दोनों ने अपना लाइफ स्पैन पूरा किया, फिर मरे, मरने के बाद सॉइल में इनका डिकेइंग मटेरियल था, याद है, और डिकेइंग मटेरियल जब था तो बच्चे अमोनिया वाले कंपाउंड बने, और जब अमोनिया वाले कंपाउंड बने तो उस प्रोसेस का नाम दिया था अमोनिफिकेशन। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है ना, इनमें बोलो सल्फर भी है, बोलो फास्फोरस भी है, बोलो नाइट्रोजन भी है, समझ रहे हो बात या नहीं, मतलब दूसरे मिनरल भी हैं। हमने नाइट्रोजन साइकिल में बेसिकली नाइट्रोजन के लिए पढ़ा था, इसलिए सिर्फ बैसिलस वल्गेरिस को पढ़ रहे थे हम, किसको पढ़ रहे थे, हाँ समझ रहे हो बात या नहीं, तो बोलो डीकंपोजिशन में या सैप्रोफाइट में एक एग्जांपल तो हो गया हमारे पास अमोनिफाइंग वाला, बोलो बैसिलस, 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 सही है। दूसरा, मार्केट से फूड खरीदते हैं अपने, डब्बा बंद फूड, पैक्ड फूड, उसकी डेट हम जरूर चेक करते हैं कि भाई एक्सपायरी कब तक है, अगर एक्सपायरी से ऊपर चला गया तो आप कहते हो भाई खराब हो गया। अब मुझे बताओ डब्बे में जो फूड है वो लिविंग है या डेड है, डब्बे में जो फूड है वो लिविंग है या डेड है, तो डेड मटेरियल है,
सही है। और डब्बा बंद फूड को खराब करने वाले बैक्टीरिया का नाम याद कर लो, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। बोटुलिनम बोलो, बोतल में बंद है। डब्बा बंद फूड को खराब करने वाला बोलो क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्या बोलेंगे? क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है। अब डब्बे में बंद है तो डेड फूड है, डेड मतलब फूड डेड है तो उस पर सर्वाइव कर रहा है। तो बताओ किसका एग्जांपल हो गया? किसका एग्जांपल हो गया? अच्छा, फोटोसिंथेटिक एग्जांपल बताओ, अब ये भी पढ़ के आए हो। क्रोमेटियम, क्लोरोबियम, थायोथ्रिक्स, रोडोस्पाइरिलम और अब रोडोस्यूडोमोनास से रोडो हटा दो, सिर्फ स्यूडोमोनास बोलो तो भी सैप्रोफाइट। तो सैप्रोफाइट का एक एग्जांपल तो मैंने आपको बताया है, बैसिलस वल्गरिस। कौन सा बैक्टीरिया? अमोनिफाइंग। सही है। दूसरा डब्बा बंद फूड को खराब करने वाला क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। और तीसरा मैं आपको बता रहा हूं बच्चे, स्यूडोमोनास। कौन सा? इसमें शायद और भी है क्या? हाँ, स्टेफाइलोकोकस भी है ना इसमें, है ना? तो स्टेफाइलोकोकस। तो 4 एग्जांपल आपको याद करने हैं। पहला कौन सा याद करोगे? बैसिलस। दूसरा क्लोस्ट्रीडियम, तीसरा और नंबर 4। चलो, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बताओ कौन कौन से हैं? क्रोमेटियम, क्लोरोबियम, थायोथ्रिक्स, रोडोस्पाइरिलम, रोडोस्यूडोमोनास। कीमोसिंथेटिक में पैरासाइट में स्किन पे ऊपर माइकोबैक्टीरियम, और टीबी के लिए कौन से हो गए? अब बचे कौन से हैं? पहला तो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया का एग्जांपल बताओ। बैसिलस, डब्बा बंद फूड को खराब करने वाला। तीसरा और नंबर 4 स्टेफाइलोकोकस। सही है। चलो, न्यूट्रिशन हो गया ये तो, बधाई हो। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात मैं और बताता हूं आपको भाई, यहां पर ना एग्जांपल सिर्फ मैं इसका ले रहा हूं, लेकिन आपको समझना है कि जब आप कॉम्प्लेक्स फूड को किसमें तोड़ रहे हैं, तो सल्फर वाले कंपाउंड, फास्फोरस वाले कंपाउंड, अलग अलग जितने भी मिनरल ने 14 पड़े हैं ना एसेंशियल, वो सारे इसमें मैक्रो और माइक्रो है तो सारे ही आएंगे। तो बोलो जो सैप्रोफाइट होते हैं, कौन? जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे क्या करते हैं? काम करते हैं। क्या करते हैं? बोलो, ये डीकंपोजिशन का भी काम करते हैं। किसका काम करते हैं? किसका काम करते हैं? बोलो, मिनरल साइकिल में। ये एनसीईआरटी की लाइन है, पेज नंबर 19 पे यू बैक्टीरिया लिखा हुआ है। यू बैक्टीरिया का पहला पैराग्राफ है ना जो, उसमें लास्ट लाइन होगी शायद ये। यू बैक्टीरिया में लास्ट या सेकंड लास्ट लाइन होगी ये, मिनरल से। हाँ, और इसमें मेजोरिटी क्या लिखी है? डीकंपोजर्स की बात की है इन्होंने। मेजोरिटी में आपको डीकंपोजर में 2 ऑर्गेनिज्म याद करने हैं। पहले बैक्टीरिया पढ़ा ही रहा हूं मैं आपको, एनसीईआरटी लिख के दे रही है। दूसरा फंजाई। ठीक है ना? मिनरल्स के रिसाइकलिंग में 2 मेजर ऑर्गेनिज्म आपको याद करने हैं। एक तो ये होते हैं डीकंपोजर, और दूसरे फंजाई डीकंपोजर होते हैं। ठीक है बात या नहीं? यस और नो? चलो, फोटोसिंथेटिक बताओ कौन कौन से हैं? कसम, देखो पहले सुनो भाई, कसम है बायोलॉजी की, अगर किसी ने मॉड्यूल के अंदर देखा तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कीमोसिंथेटिक, नाइट्रोसोमोनास। ऐसा क्या कर रहे हो? आराम आराम, रिलैक्स हो गए। पढ़ने के लिए कहा है मैंने, लड़ने के लिए नहीं। ऐसे थोड़ी देर में थक जाओगे, अभी तो बहुत एग्जांपल बोलने हैं। पैरासाइट में बताओ, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस। सैप्रोफाइट में एक तो अमोनिफाइंग में हो गया बैसिलस वल्गरिस, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, स्यूडोमोनास और स्टेफाइलोकोकस। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ इनका न्यूट्रिशन। क्या हुआ? न्यूट्रिशन के बाद बोलो रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? अच्छा, नाइट्रोजन साइकिल कितने बच्चों को याद है? नाइट्रोजन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात हुई थी तो 2 तरह के ऑर्गेनिज्म बताए थे, फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक। याद है? फ्री लिविंग में बैक्टीरिया के 3 एग्जांपल पढ़े थे आपने, एज़ोटोबैक्टर, बेजरनिकिया और रोडोस्पाइरिलम।
तो दो तो आपको याद हो ही गए, एज़ोटोबैक्टर और बेज़ोनिकी एरोबिक थे और रोडोस्पाइरलम एनारोबिक था। सही है बात या नहीं? लो फिर ये एग्जांपल तो बोलो हमें याद है, एज़ोटोबैक्टर और रोडोस्पाइरलम नहीं, एज़ोटोबैक्टर और बेज़ोनिकी एरोबिक थे, रोडोस्पाइरलम क्या था? एनारोबिक था। कैसा था? तो बोलो ये दो एग्जांपल तो याद हो ही गए। सही है। अब एक और याद करो, विनेगर सुना है? विनेगर, बोलो एसिटिक एसिड, तो बोलो एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटिक एसिड बनाने वाला, बोलो एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड बनाने वाला एसिटोबैक्टर कौन होगा? एसिटोबैक्टर 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 एरोबिक है। तो बोलो एक तो हो गया एग्जांपल एज़ोटोबैक्टर, क्या हो गया? क्या हो गया? दूसरा सही है। तीसरा एग्जांपल याद करवाता हूं, हाँ हाँ बता, याद करवाता हूं ताकि दिमाग में रहे। टिटनस डिजीज सुने? किसके लगने से हो जाता है? लोहा लगने से। क्या लगने से? तो टिटनस जो होता है वो लोहे की सरफेस पे होता है या अंदर होता है लोहे के? तो सरफेस पे है तो एटमॉस्फेयर के टच में है तो ऑक्सीजन यूज करता होगा। सरफेस पे है ना लोहे के। बोलो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, बोलो क्लोस्ट्रीडियम कहां पर है? लोहे की, लोहे की। और ऑक्सीजन क्या कर रहा होगा? क्या कर रहा होगा? तो किसका एग्जांपल है? तो एरोबिक का बोलो एक एग्जांपल था एज़ोटोबैक्टर बेज़ोनिकी, तो याद ही है, हाँ या ना? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम और एसिडिक एसिड बनाने वाला, ये कौन से बैक्टीरिया है? कौन से है? एनारोबिक में रोडोस्पाइरलम का तो आप पहले से पढ़ के आए हो, वो तो ऑलरेडी याद है, हाँ या ना? अब कहो डब्बा बंद फ्रूट है तो डब्बे में ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम भी याद हो गया नहीं क्या? तो बताओ फिर एनारोबिक के एग्जांपल बताओ। रोडोस्पाइरलम सही है, यस और नो? कौन कौन? क्लियर है बात या नहीं? एरोबिक के एग्जांपल क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी और एसिटोबैक्टर एसिटी, सही है। और एज़ोटोबैक्टर बेज़ोनिकी किया। क्लियर है बात? चलो फिर बताओ, अब एरोबिक के एग्जांपल आपको पता है, एनारोबिक के पता है पक्का? चलो ये भी ठीक है। अब दोबारा पूछूं एक बार, मैं बैक्टीरिया का नाम लूंगा, मेरे को बताना कहां पर आएगा, ठीक है? और रैंडम पूछूंगा, मतलब हाथ खड़ा कर लेना कि किसको पता है, बोलना मत, क्योंकि शोर बहुत करते हो तुम लोग, सबसे बुलवाते हैं तो फिर पता नहीं चलता किसको याद हुआ है किसको याद नहीं हुआ। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के बारे में कौन कौन जानता है? क्या बात है, सारी क्लास ही जानती है। भाई साहब ये मास कॉलेज में बैठे हैं, हाँ आप क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम कहां पढ़ा है आपने? एनारोबिक, वेरी गुड। और सैप्रोफाइट, सही बोला इसने पक्का? चलो रोडो स्यूडोमोनास के बारे में बताओ। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, स्यूडोमोनास, अच्छा सभी बोल रहे हो क्या? चलो बोल दो कोई नहीं, एनर्जी के साथ बोलना थोड़ा सा, लेकिन शोर नहीं करना है, पड़ोस में भी क्लास चल रही है ना? माइकोबैक्टीरियम लेप्री बताओ। अच्छा ये तो बोल ही दिया मैंने ऐसे करके। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बताओ। एरोबिक। एसिडोबैक्टर एसिडी, थायोथ्रिक्स, हाँ फोटोसिंथेटिक। स्टेफाइलोकोकस है, सैप्रोफाइटिक। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, पैरासाइट, रोडोस्पाइरलम। फोटोसिंथेटिक भी और एनारोबिक भी, दोनों जगह पढ़े ना यार, बोलो फोटोसिंथेटिक भी और एनारोबिक भी, सही है। और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम तो है ही एनारोबिक, बेचारा डब्बे में बंद है वो तो पहले से ही। चलो 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 बस हो गया, आगे चलो, अगला टॉपिक बताओ क्या है? बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन की बात करें अपने, हैं तो बताओ कॉमन मेथड है इनके पास एक, बोलो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अच्छा मैं ना एक छोटी सी बात आपको क्लियर करता हूं, कारण पता है क्या है? अभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ोगे ना, यहाँ पे आज ही सुबह सुबह डाउट आया मेरे को, मैं मॉड्यूल आज देखूंगा जाके बढ़िया से।
तो उसमें क्या हुआ कि उसमें लिखा हुआ है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है बाइनरी फ्यूजन, लिखा है ना। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर करता हूं, इधर देखना मेरी तरफ, कि जैसे मान लो ये एक ना ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, क्या है, बोलो बॉडी के किसी पार्ट से अगर न्यू इंडिविजुअल बनता है, बॉडी के किसी अगर क्या बनता है, तो इसे कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। लेकिन किसी पर्टिकुलर सेल से विदाउट फ्यूजन बनता है, विदाउट, तो इसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और अगर गैमेट्स के फ्यूजन से बने तो फिर क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन में बाइनरी फ्यूजन जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन से होता है। बोलो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर, फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फ्यूजन, बडिंग, जो बॉडी से हो रहे हैं, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है। और जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब फ्यूजन वाला काम नहीं हो रहा, कोई पर्टिकुलर जर्म सेल है जो विदाउट फ्यूजन आके जर्मिनेट करके नए ऑर्गेनिज्म को बनाती है, जैसे कि स्पोर, तो उसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि ये बात आपको फंजाई में जाके बड़ी काम आएगी, वहां जाके फिर आप मेरे को कहोगे कि सर आपने ये क्या कर दिया, वहां वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो आप पढ़ा रहे थे, बाइनरी फ्यूजन को और स्पोर फॉर्मेशन को ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहे थे, तो ऐसा नहीं। मैं बता दूं कि बाइनरी फ्यूजन होना, फ्रेगमेंटेशन होना, बडिंग होना, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में याद करो आप, स्पोर फॉर्मेशन को एसेक्सुअल में याद करो आप, और गैमेट फॉर्मेशन को सेक्सुअल में याद करो। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब ही यह है कि बॉडी के किसी वेजिटेटिव पार्ट से नए पार्ट का फॉर्मेशन, समझ रहे हो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें आपने। बाइनरी फ्यूजन बोलो मोनेरा का बेसिक रिप्रोडक्शन करने का मेथड है। क्यों, बोलो यूनिसेलुलर है, जो यूनिसेलुलर है वो बाइनरी फ्यूजन करते हैं, दिमाग में डाल लो आप। ये बात ध्यान रखना कि जितना भी आप जब तक यूनिसेलुलर पढ़ोगे ना, क्या पढ़ोगे, तो मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होगा ना वो बाइनरी फ्यूजन ही होगा। क्या होगा, और याद करो, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गन किससे मानते हो, बैक्टीरिया से। और माइटोकॉन्ड्रिया में कहा जाता है कि वो अपने नंबर फ्यूजन से इंक्रीज करता है, सही है बात या नहीं। तो बोलो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट अगर बैक्टीरिया से ही ऑरिजिन माने गए हैं और वो मेनली डिवाइड अपने नंबर इंक्रीज करते हैं फ्यूजन से, तो ये तो है ही खुद बैक्टीरिया, ये तो अपने नंबर किससे बढ़ाएगा, फ्यूजन से ही बढ़ाएगा, बाइनरी फ्यूजन से ही बढ़ाएगा। ठीक है बात, यस और नो, अच्छे से। तो पहला तो आपको याद करना है इसमें कि वे बाइनरी फ्यूजन करते हैं भाई, ठीक है, क्या करते हैं। अब दूसरी बात आपको याद करनी है, बाइनरी फ्यूजन इज द कॉमन मेथड इन द मोनेरा मेंबर्स ऑफ द मोनेरा किंगडम। चाहे आप बैक्टीरिया पढ़ रहे हो, साइनो बैक्टीरिया पढ़ रहे हो, आप आगे चल के माइकोप्लाज्मा आर्के बैक्टीरिया पढ़ोगे, सब करेंगे ये काम, ठीक है। तो मेंबर्स ऑफ द मोनेरा, मेंबर्स ऑफ द मेनली मोस्टली रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन, ठीक है भाई। हाँ हाँ, मैं बॉडी बता रहा हूँ, ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी है। अरे ये तो मैंने लिखा है ना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बाइनरी फ्यूजन है। बाइनरी फ्यूजन का मतलब है कि बॉडी अपने आप को डिवाइड कर रही है। फिर मैं वही कह रहा हूं ना, यहां पर तो आपको मैं यही समझा रहा हूं कि भाई सिंगल सेल है, अब सिंगल सेल ही ऑर्गेनिज्म है, तो यहां तो ये काम चल गया मेरे लिए कि भाई वेजिटेटिव एसेक्सुअल। लेकिन जब मैं मल्टी सेलुलरिटी पे आऊंगा, जब मैं, तब फिर मेरे पास बॉडी होगी, उस बॉडी में से कोई पार्ट, मल्टी सेलुलर बॉडी पार्ट नए ऑर्गेनिज्म को बनाएगा, तो क्या बोलूंगा मैं, और पर्टिकुलर एक सेल अगर किसी को विदाउट फ्यूजन बनाएगी तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको मैं स्पोर बोलूंगा। यही तो समझा रहा हूं कि अभी से इसको दिमाग में सर्किट कर लो, ताकि आगे जाके दिक्कत ना आए कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब होता है कि बॉडी पार्ट ही किसको बना रही है, नए ऑर्गेनिज्म को। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कोई सेल है जो विदाउट फ्यूजन, विदाउट जर्मिनेट करके नए ऑर्गेनिज्म को बनाती है, जैसे कि स्पोर। और जब फ्यूजन से हो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहां क्या है, बोलो ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल क्या है, तो चाहे आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोल दो और चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल दो, बात तो एक ही है ना यहां पर, तो समझे बात या नहीं। लेकिन मल्टी सेलुलरिटी में आओगे तो ये बातें अलग होंगी, ये कहना चाह रहा हूं मैं। क्लियर है बात, बढ़े आगे, ऊपर से गया, कोई बात नहीं, फंजाई में और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा आपको। अभी तो यूनिसेलुलरिटी अपने चलनी है प्रोटिस्टा तक,
उसके बाद दूसरे नंबर पे हम बात करें तो बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, किसकी? तो बताओ मोनेरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। सेक्सुअल क्यों नहीं होता? बोलो गैमेट नहीं बनते। क्योंकि अभी मैंने आपको क्या कहा है, अभी आपको मैंने कहा है कि अगर गैमेट्स बने और फ्यूजन हो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सही है बात या नहीं? तो अगर पूछा जाए कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ऑप्शन है गैमेट नहीं बनता, जाइगोट नहीं बनता, एम्ब्रियो नहीं बनता, मियोसिस नहीं होता। गैमेट नहीं बनता। बच्चा कहते सर गैमेट भी तो मियोसिस से ही बनते हैं, तो मैं बोल सकता हूं कोई मियोसिस नहीं होता, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि गैमेट माइटोसिस से भी बनते हैं। जो जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी हैप्लॉइड होती है वो अपने गैमेट माइटोसिस से बनाते हैं। सही है बात या नहीं? इसलिए हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी किसको देंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पर गैमेट्स नहीं बनते। गैमेट बनेंगे तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा तो एम्ब्रियो बनेगा, सिंपल बात है। तो बोलो जब गैमेट ही नहीं बनते तो फिर आगे का काम जाइगोट और एम्ब्रियो वाला भी नहीं होता। किसमें? मोनेरा में। अब समझने की बात यहां पर यह है कि जब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में साथ में वेरिएशंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बोलो वेरिएशंस पढ़ते हैं ना, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रॉसिंग ओवर से वेरिएशंस आती है, पढ़ते हैं ऐसा? बताइए बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें गैमेट बनते हैं, तो इसमें वेरिएशंस आएंगी। यस सर, यही समझना है, यही समझना है। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट फॉर्मेशन, लेकिन वेरिएशंस आती हैं। क्या बोलोगे? गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेकिन वेरिएशंस। हाँ, तो अब अगला क्वेश्चन यही है कि वेरिएशंस आती कैसे? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? तो वेरिएशंस आने के लिए एक मेथड है, बोलो कॉन्जुगेशन। कौन सा? बोलो एक बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया में इसका ये जीनोमिक डीएनए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। बोलो ये एक दूसरा बैक्टीरिया, इसमें भी इसका डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। ये हमने पढ़ा कि हिस्टोन से पैक, ये मेन जीनोमिक डीएनए है बैक्टीरियल सेल का। अभी मैं आपको क्लियर करता हूं एक बात और जो अभी तक मैंने नहीं बोली, वो ये है कि कुछ बैक्टीरिया सेल्स में क्या बोलेंगे कि इनका जो जीनोमिक डीएनए है क्या है, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा स्मॉल सर्कुलर डीएनए और प्रेजेंट है। समझ रहे हैं बात या नहीं? इसके अलावा एक छोटा स्मॉल सर्कुलर डीएनए और प्रेजेंट है, और इस एक्स्ट्रा डीएनए को हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मिड। आपको दो तरह के याद करने, बोलो आर प्लाज्मिड और एफ प्लाज्मिड। क्या क्या प्लाज्मिड याद करोगे? बताइए। डीएनए का काम है कैरेक्टर्स को रेगुलेट करना। समझ रहे हैं बात या नहीं? कि किसी की ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टर्स होते हैं बच्चे, वो उसके डीएनए की वजह से होते हैं। सही है? तो बताइए किसी भी बैक्टीरिया में उसके जो कैरेक्टर होंगे वो उसके मेन जीनोमिक डीएनए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए की वजह से होंगे। किसी भी बैक्टीरिया में जो उसके मेन कैरेक्टर होंगे वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए की वजह से होंगे। लेकिन उन कैरेक्टर्स में अगर कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स भी आ जाएं, किसकी वजह से? क्योंकि ये भी तो डीएनए है, ये भी तो कुछ कैरेक्टर रेगुलेट कर सकता है। तो बताओ मेन कैरेक्टर्स के अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा और कैरेक्टर्स आ जाएं तो हम उसे कहते हैं बच्चे एफ प्लाज्मिड। सिर्फ कैरेक्टर्स को क्या कर रहा है? रेगुलेट। लेकिन अगर कोई प्लाज्मिड बैक्टीरिया को किसी चीज के लिए रेजिस्टेंट करता है, क्या करता है? जैसा कि आप बायोटेक्नोलॉजी में जाके प्लाज्मिड को वेक्टर की फॉर्म में यूज करोगे, और आप एम्पिसिलिन वाला वो पढ़ते भी हो ना, वो स्लाइड्स पे ले लेके उसको रेजिस्टेंस पढ़ते हो, जीन्स होते हैं इसके अंदर अलग अलग, प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर यूज करते हो। तो बोलो अगर प्लाज्मिड में किसी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंसी के जीन होते हैं तो फिर हम उसको नाम क्या देते हैं? आर प्लाज्मिड। अगर वो सिर्फ जीनोमिक डीएनए के साथ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को रेगुलेट करेगा तो, और लेकिन अगर वो रेजिस्टेंट भी बनाएगा तो आर प्लाज्मिड। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो प्लाज्मिड कितने टाइप के हो गए? एक चीज। दूसरा बताओ, जिनमें प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है उन सेल्स को हम एफ पॉजिटिव, और जिनमें एब्सेंट होता है उसको हम एफ नेगेटिव के नाम से जानते हैं। ठीक है बात? तो बताओ ये सेल कैसी और ये सेल कैसी? बोलो एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव दोनों में फ्लेजेला हो सकती है, फ्लेजेला दोनों में हो सकती है। लेकिन आपको पता है मैंने एफ हेयर बताए थे आपको, पिलाइट से बड़े, और याद है ना वो सिर्फ एफ पॉजिटिव में होते हैं।
वो सिर्फ जिनको हम सेक्स पिलाइज कहते हैं। ठीक है, अब बोलो पिलाई, फिम्बरी, फ्लैजेला। हेयर लाइक स्ट्रक्चर है और अंदर से खोखली है, होलो स्ट्रक्चर्स हैं। हिंदी में बोल रहा हूं, अंदर से कैसी हैं? होलो स्ट्रक्चर है। समझ रहे हो बात या नहीं? तो क्या होता है कि भाई जैसे इसका जो एफ हेयर है ना, एफ हेयर, वो बताओ कि एफ नेगेटिव वाली सेल को पेनिट्रेट करके अंदर जाता है इसके साइटोप्लाज्म में। किसमें जाता है? साइटोप्लाज्म में। और इधर ये जो डीएनए है ये अपनी कॉपी तैयार करता है, और कॉपी तैयार करके एक लीनियर डीएनए की फॉर्म में यहां से इस ट्यूब से ये डीएनए इधर आ जाता है। आ गया? इसको बोलेंगे कॉन्जुगेशन ट्यूब। क्या बोलेंगे? और बोलो कॉन्जुगेशन ट्यूब कुछ और नहीं, मॉडिफाइड एफ हेयर है। बोलो जो एफ हेयर थे ना, एफ हेयर, वो दूसरी बैक्टीरियल सेल को क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? पेनिट्रेट कर रहे हैं। सही है बात या नहीं? और इसके थ्रू क्या हो रहा है कि यहां से प्लाज्मिड वाला डीएनए कॉपी होकर नेक्स्ट सेल में जा रहा है। समझ रहे हैं? इस पूरे प्रोसेस को कॉन्जुगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन। समझ गए बात या नहीं? अब बताओ, इस सेल में 100 कैरेक्टर तो ना, बोलो 100 कैरेक्टर तो मेन डीएनए कंट्रोल कर रहा था, और 10 कैरेक्टर, तो टोटल कैरेक्टर कितने? 110। लेकिन इधर सिर्फ 100 ही कैरेक्टर थे। कितने थे? लेकिन अब कौन आ गया? कौन आ गया? तो बोलो अब वो 10 कैरेक्टर इधर भी ऐड हो गए। तो क्या कैरेक्टर्स में वेरिएशंस आ गई? देखो वेरिएशंस आ गई। कितने कैरेक्टर हो गए? 110। एक चीज। दूसरा, बोलो एक कंडीशन और बन सकती है। पूछो क्या? मान लो कोई ना बैक्टीरिया है ये, इसमें इसका खुद का ये डीएनए, और इसमें कैरेक्टर 100, ये इससे कंट्रोल हो रहे हैं। ठीक है, बताओ इधर से कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी, सही है, और कॉन्जुगेशन ट्यूब से ये डीएनए कॉपी होकर इधर आया, आया ना, और कॉपी होकर इधर आने के बाद ये डीएनए प्लाज्मिड अलग से नहीं बना, बोलो मेन जीनोमिक डीएनए के साथ ही जुड़ गया। मेन, तो बोलो उसने डीएनए को बदल दिया। यहां क्या था कि डीएनए चेंज नहीं हुआ था, डीएनए के अलावा एक एक्स्ट्रा डीएनए पड़ा था। अब बोलो यहां ये डीएनए में खुद जुड़ गया, तो इसने इसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को, तो बोलो कैरेक्टर ही बदल गए। यहां पहले वाले 100 तो थे कम से कम, 10 तो एक्स्ट्रा आए थे। यहां तो बोलो डीएनए बदल गया। जब प्लाज्मिड डीएनए मेन जीनोमिक डीएनए में क्या हो गया? ऐड, तो बोलो डीएनए बदल गया। तो बोलो कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर जो इस बैक्टीरिया के थे वही बदल गए। बदल गए ना? तो बोलो ऐसे बैक्टीरिया को एचएफआर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसमें प्लाज्मिड होता है वो होता है एफ पॉजिटिव। क्या होता है? जिसमें प्लाज्मिड नहीं होता उसको कहते हैं एफ नेगेटिव। बेटा तू गैप बना बीच में से इधर, हाँ इधर बैठ, और इधर हो, और इधर हो, इधर हो जा बिल्कुल साइड में, तू पढ़ ही नहीं पा रहा। इधर इधर इधर, पूरी तरह से उस पर डिपेंड क्यों हो रहा है? कंसंट्रेशन इतनी ब्रेक नहीं करनी होती। हर बात में जो भी बात मैं बोलता हूं उसको बताना जरूरी है कि इसका मतलब क्या है? तूने खुद की फीस भरी है, उसकी भरी है, ऐसे नहीं करते। ठीक है, खुद के मन में सोच, एग्जाम में जब पेपर देगा तो तेरी उम्र भरनी है तुम्हें। ठीक है बात? हाँ, नहीं समझ रहा क्या बात? हाँ, 3 इडियट वाला आमिर खान थोड़ी बनना है अपने को यार। कोई भी अच्छी सी बात बोल देता तो हाथों हाथ, तो उसकी भी कंसंट्रेशन टूट रही है, तेरी भी टूट रही है। कंसंट्रेट हो, इधर देख, इधर नाराज होने वाली बात नहीं है इसमें, हो भी जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, पढ़ाई तो करनी है। इसको क्या बोल रहे हो? बोलो हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट। मतलब रिकॉम्बिनेंट तो ये भी है, इसमें क्या हुआ है कि डीएनए जुड़ा तो नहीं है लेकिन कैरेक्टर तो बदले हैं। सही है बात या नहीं? लेकिन यहां इससे भी ज्यादा कैरेक्टर, बोलो कैरेक्टर ही नहीं आगे, कैरेक्टर ही, इसलिए इसको क्या बोल रहे हो? HFR। क्या बोल रहे हो? तो बोलो डीएनए अगर सिर्फ ट्रांसफर हुआ है तो सिंपल कॉन्जुगेशन और सिंपल बैक्टीरिया, कैरेक्टर्स और ऐड हो गए, किसकी वजह से? अगर ये एफ प्लाज्मिड था तो नॉर्मल वेजिटेटिव कैरेक्टर ऐड हुए हैं, और अगर ये आर प्लाज्मिड था तो ये बैक्टीरिया भी किसी ना किसी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट हो गया। सही है बात या नहीं? और अगर ये प्लाज्मिड जाके किससे जुड़ गया तो फिर बैक्टीरिया को क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? बोलो एक बैक्टीरिया से डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होना, कॉन्जुगेशन।
बोलो रिकॉम्बिनेशन का एक तरीका। हमने क्या कहा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो, लेकिन क्या आती है वेरिएशंस का दूसरा तरीका है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या वो बात है, इसमें ना ग्रिफिथ को याद कर लो बायोटेक्नोलॉजी में, आपने चूहे वाला एक्सपेरिमेंट था डिप्लोकोकस न्यूमैनी पे, याद है, आर स्ट्रेन और एस, आर सेकंड एस3 वायरुलेंट था, आर सेकंड नॉन वायरुलेंट था, याद है आपको, वही सेम टू सेम। बोलो आर सेकंड हमने चूहे को दिया तो चूहा जिंदा था, लेकिन एस3 चूहे को दिया तो चूहा मर गया। फिर हमने क्या किया, आर सेकंड और एस3 को हीटेड दिया, हीटेड मतलब मार के, पहले एस3 अकेला आपने मार के दिया, वो खा गया बीच में से, अपने को इतना जाना नहीं, मैं बायोटेक थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। एस3 को पहले हीट करके दिया था आपने, तो चूहा रह गया था जिंदा, तो आपने कहा बैक्टीरिया मरा हुआ गया है भाई। लेकिन जब आपने मरा हुआ बैक्टीरिया और जिंदा बैक्टीरिया, वायरुलेंट तो मरा हुआ था और नॉन वायरुलेंट, तो आपने पाया कि भाई चूहा मर गया, सही है, उसमें बीमारी आ गई। तो आपने कहा कि जो आर सेकंड वाला बैक्टीरिया था उसने अपने सराउंडिंग से एस3 के डीएनए को रिसीव करके उसके कैरेक्टर क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, याद है आपको जी। तो बोलो जब बैक्टीरिया अपने सराउंडिंग से डीएनए को क्या कर ले, क्या कर ले, और कैरेक्टर उसके जैसे ले ले, तो उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ कोई कॉन्जुगेशन वॉन्जुगेशन नहीं हुआ, कोई प्लाज्मा ट्रांसफर नहीं हो रहा, लेकिन आर सेकंड वाला जो नॉन वायरुलेंट था वो वायरुलेंट में बदल गया। समझ रहे हैं बात या नहीं, यस और नो। इस मेथड का नाम, इस मेथड का नाम ट्रांसफॉर्मेशन, याद है आपको। और तीसरा रिकॉम्बिनेशन का बढ़िया तरीका है, बोलो ट्रांसडक्शन। क्या बोलोगे, ट्रांसडक्शन में क्या था, जैसे मान लो ये है एक बैक्टीरिया, क्या है, और बैक्टीरिया को यहां से बोलो बैक्टीरियोफेज इंफेक्ट करता है ना बैक्टीरियोफेज इंफेक्ट, और अपना डीएनए अंदर छोड़ देता है, और खुद के प्लाज्मिड डीएनए इसके साथ जोड़ देता है, डीएनए को मेन डीएनए के साथ, फिर करवाता है इसमें रिप्रोडक्शन, इसकी कॉपीज बनवाता है खूब सारी, फिर बोलो यहां से बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बन के निकलते हैं ना। लेकिन इस बार जो बैक्टीरियोफेज यहां से बहुत सारे बन के निकलेंगे, उनमें इस बैक्टीरिया का डीएनए भी होगा, और जाके किसी और को क्या करेंगे, इम्पैक्ट, तो बोलो डीएनए ट्रांसफर हो गया। तो बोलो डीएनए जब बैक्टीरियोफेज के थ्रू ट्रांसफर हो, बैक्टीरियो, ये बातें मैं इसलिए बच्चे एक लाइन में बोल के निकल रहा हूं क्योंकि आगे जाके डिटेल में पढ़ना है आपने, इसको बायोटेक में पढ़ोगे आप बढ़िया से, याद है क्या आपको। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, तो बोलो ट्रांसडक्शन में भी बैक्टीरिया में क्या आती है, वेरिएशंस, ट्रांसफॉर्मेशन से भी बैक्टीरिया में क्या आती है, वेरिएशंस, और क्लियर है बात, कोई दिक्कत, बढ़े आगे, पक्का ना, हाँ नहीं कॉपी बनवाई है भाई, मैंने बोला ये प्लाज्मिड सीधा थोड़ी ले गया, मैंने कहा कॉपी की है डीएनए ने पहले, तो ओराई साइड तो प्लाज्मिड में भी होती है, ओराई का मतलब ओ आर आई, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, साइड तो उसमें भी है ही, तो डीएनए है तो रेप्लिकेशन करेगा, सिंपल बात है, क्लियर है भाई, यहां तो कोई प्रॉब्लम, बढ़े आगे, और सुनो, हाँ बेटा क्यों लड़ रहे हो, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेट लिखा होगा मॉड्यूल के अंदर कहीं ना कहीं, है बेटा, क्रोमेटिन मटेरियल में लिखा हुआ देख। लेकिन आपको बता दूं प्लाज्मिड डीएनए क्रोमोसोम, इसका बैक्टीरिया का क्रोमेटिन डीएनए नहीं, बोलो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, क्या बोलोगे, एनसीईआरटी पेज नंबर 128 होगा शायद, बैक्टीरिया का डायग्राम उसके साथ में लिखा है प्लाज्मिड के बारे में, 128 128 पे बैक्टीरिया के डायग्राम में लिखा हुआ है, डायग्राम के साथ वाली थ्योरी में प्लाज्मिड की बात है। हाँ तो क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बताया प्लाज्मिड को, है ना, क्रोमेटिन डीएनए में तो पढ़ाया है इन्होंने, डिस्टर्ब डीएनए, तो भाई डीएनए बाहर से आ रहा है, यहाँ बैक्टीरिया से आ रहा है, एस जो एफ पॉजिटिव था मरा हुआ थोड़ी था, जिंदा ने जिंदे को दिया यार, क्या बताऊं, बताता हूं, इधर बताता हूं साफ से डायग्राम बना के, अरे मेरे को लगा आपको आता है ट्रांसडक्शन, तो यार तो बायोटेक में पढ़ोगे ना आप इसको, हाँ बायोटेक वाले पढ़ाते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है बच्चे, जो यहाँ पे पढ़ाते हैं वो तो मैं पढ़ाता ही हूँ, ये तो पक्का है, तो यहाँ पे नहीं पढ़ाते वो नहीं पढ़ाता फिर मैं,
ठीक है, हाँ। कह रहा वो कहते हैं कि यहां पढ़ाते हैं। कोई नहीं, क्योंकि बैक्टीरियोफेज को भी मैं एज ए वेक्टर यूज करता हूं ना, तो मुझे एज ए वेक्टर यूज करना, तो मैं वेक्टर वाले को काम ही नहीं पढ़ा रहा। नहीं समझ रहे मेरी बात? बोलो रेलगाड़ी पटरी से उतर गई तो डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेगी, तो पटरी से नहीं उतरना अपने को, ठीक है। लेकिन रेलगाड़ी में बैठे बैठे आसपास का माहौल तो देख सकते हो, तो ऐसे बायोटेक्नोलॉजी वाला माहौल देख के निकलना है बस। रेलगाड़ी तो डाइवर्सिटी वाली चल रही है, ठीक है बात। हाँ, तो ऐसे कह रहा हूं कि भाई ये मेन डीएनए ना बैक्टीरिया का, इसको कोई बैक्टीरियोफेज आकर क्या कर दे, इन्फेक्ट कर दे। समझ रहे हो बात या नहीं? तो ये अपना डीएनए क्या करेगा, इसमें छोड़ देगा, तो इसका डीएनए इस बैक्टीरिया के साथ जुड़ेगा, तो फिर इसके साथ जुड़ेगा तो इसका डीएनए जो है वो चेंज हो गया ना चेंज। तो बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए होता है वो इसमें रेप्लिकेशन करवाता है बहुत सारे, रेप्लिकेशन से बहुत सारी क्या बन जाती है, कॉपीज। क्या बन जाती है, कॉपीज। फिर ये डीएनए का होता है फ्रेगमेंटेशन, क्या होता है, और छोटे छोटे बहुत सारे क्या बन जाते हैं, बैक्टीरियोफेज बन जाते हैं। समझ रहे हो बात या नहीं? मतलब ये तो मैं एक बना के समझा रहा हूं, इसको आप मल्टीप्लाई बाय कर लो कितना भी, इतने सारे बैक्टीरियोफेज बनेंगे। लेकिन अब ये इतने सारे जो बैक्टीरियोफेज बनेंगे ना, उनके अंदर सिर्फ इस बैक्टीरियोफेज का डीएनए नहीं होगा, ये बैक्टीरिया वाला डीएनए भी होगा। तो अब ये किसी और को जाके इन्फेक्ट करेगा, तो उसमें इस बैक्टीरिया का डीएनए ट्रांसफर होगा। समझ गए ना बात? इसको कह रहे हैं ट्रांसडक्शन। अरे ट्रांसडक्शन फॉर्मेशन में ये थोड़ी है। अच्छा, सब पढ़ा दूं मतलब है। ट्रांसफॉर्मेशन में सराउंडिंग से डीएनए लेना ना यार। ये बैक्टीरिया है आर सेकेंड, कौन है, और ये बैक्टीरिया है S3, क्या है, बोलो, हीटेड। नहीं, ये तो मरा हुआ है। तो था ना, अभी देख तो, खुद ही बोला था, वो भी तो बैक्टीरिया था ना। अब था थोड़ी है होता तो कॉन्जुगेशन होता ना। समझ गया ना बात? हाँ, चलो अब बताओ फेवरेबल कंडीशन में क्या करोगे, बाइनरी फ्यूजन। और अगर आपको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पढ़नी है, वेरिएशन पढ़नी है, तो किसके थ्रू, तीन तरीके, कॉन्जुगेशन। लेकिन अगर बैक्टीरिया के लिए आ जाए एडवांस कंडीशन, क्या आ जाए, क्या आ जाए, तो बताओ, ये एंडोस्पोर भी बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं। लेकिन मैं एक बात समझाऊं आपको, एंडोस्पोर को हम पढ़ते तो रिप्रोडक्शन नहीं है, लेकिन ये रिप्रोडक्शन है नहीं, ठीक है ना। ये एक तरीके से बचाव का प्रोसेस, पेरिनेशन कहते हैं ना अपने, पेरिनेशन प्रोसेस है, ये अपने आप को बचाने का एक तरीका है एनवायरमेंटल एडवांस कंडीशन से, है ना। इसमें एक बैक्टीरिया एक ही रहता है, एक बैक्टीरिया, लेकिन रिप्रोडक्शन में तो दो हो जाते हैं, सही है। लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ते कहां है, मेनली आपको याद करना है कि जो बैक्टीरिया रोड शेप होते हैं, बोलो बैसिलस, वो क्या करते हैं, एंडोस्पोर बनाते हैं, पहली बात तो ये, ठीक है। और सारे बैसिलस भी एंडोस्पोर, जो एंडोस्पोर बनाएंगे वो बैसिलस होंगे, बोलो, जो एंडोस्पोर वो, और जो बैसिलस है वो एंडोस्पोर बनाए, ये जरूरी, क्योंकि हम राइजोबियम के बारे में बोल के आए हैं कि वो नॉन स्पोरुलेटिंग है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है साफ साफ कि बैसिलस नॉन स्पोरुलेटिंग। डायग्राम था ना नोड्यूल फॉर्मेशन वाला, उसके नीचे वाले मैंने कहा था नोड्यूल फॉर्मेशन के डायग्राम के डिस्क्रिप्शन को पढ़ना, तो नॉन स्पोरुलेटिंग लिखा है, उसको क्या लिखा है, तो बताओ, बैसिलस है वो स्पोर बनाते हैं, क्या बोलेंगे। और अगर सारे हम बैसिलस की बात करेंगे वो स्पोर बनाते हैं, तो ये जरूरी नहीं है, ठीक है बात, समझ गए बात। अब देखो भाई, आप क्या कहोगे कि जैसे कंडीशंस क्या हुई, एडवर्स, फेवरेबल नहीं रही, एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या हो गई, एडवर्स, फेवरेबल नहीं रही, सही है। नहीं रही तो क्या हो गया कि ये अपने साइटोप्लाज्म को रिड्यूस कर देंगे, क्या कर देंगे, और दो चीजें बच गई, बोलो, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। पहले बैसिलस था, अब साइटोप्लाज्म क्या कर लिया, क्योंकि मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव रहना है, क्योंकि कंडीशंस एडवर्स हैं और उसमें बचना है, सही है। बोलो, जब एडवर्स कंडीशंस आती हैं क्या होता है, तो ये अपने चारों तरफ मल्टीपल लेयर्स को बनाते हैं, क्या करते हैं, जिससे कि अपने आप को बचाएं। और वो मैं लेयर कितनी बोल रहा हूं यहां पर, तीन, ज्यादा भी हो सकती है। बोलो, सेंटर में जो साइटोप्लाज्म है उसको मैं क्या बोल रहा हूं, कोर, कोर के चारों तरफ बोलो कोर मेम्ब्रेन, ये कुछ और नहीं, बोलो सेल मेम्ब्रेन ही है, ठीक है। उसके चारों तरफ बोलो कोर वाल,
ये कुछ और नहीं, बोलो सेल वॉल ही है। ठीक है, सबसे बाहर वाली लेयर को बोलोगे एक्सोस्पोरेंजियम, क्या बोलोगे? अंदर बोलोगे आउटर वॉल, क्या बोलोगे? और इसके अंदर बोलोगे इनर वॉल, क्या बोलोगे? मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती है। ये सेल वॉल के बाहर 3 लेयर बनाई है मैंने, ये 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि एडवर्स कंडीशन कितनी लंबे टाइम तक रह रही है, कितने, क्योंकि ये जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन है ना, सडन कभी नहीं होता, सडन कभी नहीं होता। कारण मैं बताता हूँ कि बच्चे को जब मैं समझाता हूँ कि बैक्टीरिया एंडोस्पोर बना लेते हैं, तो बच्चा कहता है सर कोई बैक्टीरिया अगर इंफेक्शन करने वाला हुआ और बैसिलस हुआ और आपने उस पानी को उबाला, जैसे कि डॉक्टर करते हैं, अपने जो औजार होते हैं उनको उबाल देते हैं, वो है ना, हीट करोगे आप, तो ये तो एंडोस्पोर बना लेगा, बच जाएगा? नहीं बनाएगा। ये एंडोस्पोर एनवायरनमेंट में तब बनते हैं जब जो एडवांस कंडीशन है वो क्या रहे, लंबे टाइम तक रहे। तो मतलब ये एक सक्सेसिव प्रोसेस है एंडोस्पोर का फॉर्मेशन, ये सडन होने वाला प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैं मल्टीपल लेयर्स आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई एडवांस कंडीशन जितने ज्यादा टाइम तक रहती है, ये लेयर्स उतनी ही ज्यादा बनाती है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो ये सडन होने वाला प्रोसेस नहीं है। तो आप बताइए कि एडवांस कंडीशन जितने लंबे टाइम तक रहेंगी, क्या बोलेंगे? जितने लंबे टाइम तक रहेंगी ना, उतना ही बच्चे ये अपने चारों तरफ लेयर्स को क्या करेगा, ज्यादा बनाएगा। और सडन बनने वाला प्रोसेस ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लेयर्स के बीच में जैसे मैं कहूं कि भाई कोर वॉल और इनर वॉल है ना, ये वाली, इनके बीच का जो रीजन होता है ये वाला, इनको कोर्टेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसमें कैल्शियम डाई पिको लिनेट है तो एसिड 8, तो बोल दो कैल्शियम डाई पिकोलिनिक एसिड, क्या बोल दोगे? ये फुलफिल रहता है, जो कि हम कहते हैं कि मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस है एटमॉस्फेयर के लिए। किसके लिए? किसमें? मोनेरा किंगडम के अंदर, समझ रहे हो ना, बैक्टीरिया के लिए। ये इन्होंने यहां पर क्या कर लिया, अरेंज कर लिया, इससे ये बचे रहते हैं। एडवांस कंडीशन में सालों पड़े रहेंगे, अगर एडवांस कंडीशन लंबे टाइम तक है तो। और जैसे कंडीशन क्या मिलेंगी, तो ये कोर फिर से जर्मिनेट करके क्या करेगा। अच्छा, कितने बैक्टीरिया थे, अभी कितने बने, और दोबारा भी रिप्रोडक्शन में तो 2 हो जाते हैं ना, सही है बात या नहीं? तो बोलो इससे इसका बनना, ये रिप्रोडक्शन नहीं है। स्पोर से नए बैक्टीरिया का बनना रिप्रोडक्शन मानते हैं। हम कहते हैं कि स्पोर जर्मिनेट करके, ये अब बैक्टीरिया नहीं है, ये स्पोर है। क्या है? और हम कहते हैं स्पोर करता है जर्मिनेट और नए बैक्टीरिया का, तो वो पुराना बैसिलस नहीं बना रहा, अब नया बैसिलस बना रहा है जर्मिनेट करके, इसलिए इसको रिप्रोडक्शन के साथ पढ़ लेते हैं। अदरवाइज ये रिप्रोडक्शन का नहीं, अपने आप को बचाने का तरीका है। समझ रहे हैं बात या नहीं? कौन? एंडोस्पोर फॉर्मेशन। क्लियर है बात अच्छे से? पक्का ना? तो ये इतनी लेयर अगर याद ना हो तो भी काम, बस इतना याद होना चाहिए कि बैक्टीरिया में एंडोस्पोर बन सकते हैं, लेकिन सारे बैक्टीरिया एंडोस्पोर भी नहीं बनाते हैं। क्लियर है बात अच्छे से? देखो मॉड्यूल में आओ दोबारा, स्टार्टिंग से आओ, बैक्टीरिया से, यू बैक्टीरिया से। यू बैक्टीरिया के कैरेक्टर मैंने कल आपको पढ़ाए थे। उसके बाद शेप, ये एनसीईआरटी में चारों शेप है बच्चे, आपको याद करनी है। पहली शेप कौन सी है? कौन सी है? बैक्टीरिया क्या? डिप्लोकोकस के बोलो, नाइट्रोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, सारे जितने भी कोकस हैं, कोकाई, कोकस, कोकाई, समझ रहे? जितने के नाम के आगे कोकस आ रहा है वो सारे के सारे कौन से हैं? और बोलो बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया जो होते हैं ना, रेजिस्टेंट जो होते हैं, वो सबसे ज्यादा यही है। मोस्ट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कोकस है, सबसे छोटे हैं। दूसरे नंबर पे, नाम से क्लियर है, बोलो रोड शेप, कैसे? जैसे है नहीं, एग्जाम्पल क्या दिया है? ई कोलाई, बैसिलस वल्गेरिस, राइजोबियम, बहुत सारे रोड शेप हैं। नेक्स्ट स्पाइरल, एग्जाम्पल, और ट्राइको, ट्राइको, हाँ ट्रेपोनिमा, ट्रेपोनिमा, ट्राइकोडर्मा नहीं, ट्रेपोनिमा, ट्राइकोडर्मा तो फंजाई है। हाँ तुम्हारे साथ रह के मैं बिगड़ रहा हूं। नंबर 4 पे विब्रियो, कौन सा? और विब्रियो कोलेरा, विब्रियो पढ़ा क्या आपने? हैजा, कोलेरा डिजीज के लिए होता है विब्रियो कोलेरा, कॉमा शेप। तो ये चारों शेप एनसीईआरटी में एग्जांपल नहीं है, तो याद करने हैं। ठीक है, समझ रहे हो?
चलो आगे बढ़ो, फ्लैजेला पढ़ा दिया मैंने, प्लाज्मिड पढ़ा दिया मैंने, चलो बढ़ो आगे पढ़ो, ये भी पढ़ा दिया मैंने आपको, एल फॉर्म बैक्टीरिया बता दिए थे, क्रोमेटिन बता दिया, एफ प्लाज्मिड आर प्लाज्मिड भी समझा दिया, एच एफ आर भी समझा दिया, पढ़ते जाओ। स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया भी कल हो गई, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस भी हो गए थे, और न्यूट्रिशन भी हो गया, रेस्पिरेशन भी हो गया, रिप्रोडक्शन भी बता दिया, चलो हो गया पूरा। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या हेडिंग क्या लिखी हुई है, और नंबर 1 पे हार्मफुल एक्टिविटीज। अब बच्चा कहता है इकोनॉमिक्स एक इंपॉर्टेंस पे हार्मफुल एक्टिविटीज कैसे हो सकती है ना यार, तुम क्या बनोगे, तो फिर तुम्हारे लिए तो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस यही है या नहीं है, फिर है बेटा, कौन सा पढ़, लाइन पढ़, हाँ हाँ बोल तो सही, लाइन तो पढ़, सही है, जिसपे फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं वो फ्लैजिलेट बैक्टीरिया होता है, समझ गया। अब फ्लैजेला क्या हो सकती हैं, या तो बैक्टीरिया के एक फ्लैजेला होगी, या 2 फ्लैजेला होंगी, या एक ही साइड में काफी सारी होंगी, या पूरी बॉडी पे फ्लैजेला होंगी, समझ रहे बात या नहीं। ए ट्राइकस बोल जिनपे फ्लैजेला नहीं होती, सही है, यूनी या मोनोट्राइकस जिनमें एक फ्लैजेला होती है, डाई ट्राइकस, और जिस पेरिट्राइकस कहते हैं पूरी बॉडी पे फ्लैजेला है, समझ गया बात, क्लियर है। चलें भी आगे, देखो आपको ये याद करना है कि प्लाइज जो होते हैं वो मोटिलिटी में कौन काम आते हैं, वेरी गुड। अब मेरे को समझाओ एक बात, अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया के बारे में कि इसकी पूरी बॉडी पे फ्लैजेला है, क्या है, तो इसकी मोटिलिटी ज्यादा है या कम है, वेरी गुड। एक यूकैरियोटिक सेल में फ्लैजेला है 1 या 2, कितनी, इसकी मोटिलिटी ज्यादा है या इसकी ज्यादा है, ए है ये और बी है ये, तो मोटिलिटी ज्यादा किसकी है, ठीक है। इसमें बोलो साथ में बहुत सारे पिलाइज भी हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल है ए वाली, इसमें बहुत सारे साथ में, क्या अब मोटिलिटी बढ़ेगी, बोलो वही रहेगी क्योंकि पिलाइज का काम तो मोटिलिटी। चलो इसमें फ्लैजेला कितनी है, और सीलिया है बहुत सारे यूकैरियोटिक सेल में, अब बताओ, क्योंकि सीलिया नंबर में ज्यादा होते हैं यूकैरियोट्स में और कोऑर्डिनेशन में मूव करते हैं, इसलिए यूकैरियोटिक सेल के लिए मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए सेल के ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं सीलिया, और फ्लैजेला नंबर में बहुत कम होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में सिर्फ फ्लैजेला ही इसके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि पिलाइज और फिम्बरीज तो लोकोमोशन में काम ही नहीं करते। और बताओ भाई, बस है बेटा, नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते बैक्टीरिया है, हाँ शॉर्ट मतलब नहीं है, शॉर्ट का मतलब क्या होता है, पैंट काट के छोटी कर लेता, तो नहीं समझ रहा मेरी बात आप, शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि नहीं है, लेकिन वेरिएशंस होती हैं, क्या होती है, वेरिएशंस होती हैं, और वेरिएशन आने के तरीके 3। चलो भाई इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस देखो तुम्हारे लिए पहले तो, फिर बाद में एनवायरमेंट का सोचेंगे। पहले क्या है, डिजीज इन, पहला डिजीज कौन सा है, बैक्टीरिया का नाम पता है, बोलो पता है, दूसरा बैक्टीरिया का नाम, तीसरा नंबर 4, और नंबर 5 विब्रियो कॉलेरी, याद है ये तो आपको, प्लांट्स में नहीं एनिमल्स में, एक तो क्या है एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स किससे हो रहा है, एंथ्रेसिस, और ब्लैक लेग क्लॉस्ट्रिडियम चौवाई, हाँ चौवाई, हाँ सही है, सिट्रस कैंसर, जैंथोमोनास, और क्राउन गैल इन मैनी प्लांट्स, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। देखो मैं आपको समझा देता हूं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस यहां मत याद करो आप, बायोटेक्नोलॉजी में याद करना, ई कोलाई और एग्रोबैक्टीरियम सबसे ज्यादा यूटिलाइज होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बैक्टीरिया, ये इस पे एग्जाम में क्वेश्चन भी आ गया 2006 में, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से याद करने हैं आपने। जैंथोमोनास ओराइजी के लिए क्या लिखा हुआ है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, और लास्ट लिखा हुआ है ब्लैक रूट, ये है जैंथोमोनास। इसमें एक तो ओराइजी पढ़ लेना, जैंथोमोनास ओराइजी, ठीक है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है एक तो जैंथोमोनास ओराइजी, ठीक है।
जैंथोमोनास सिट्री जरूर पढ़ना, एनसीईआरटी का है, ठीक है, सिट्रस कैंसर के लिए। एक आप टिटनस पढ़ना, टाइफाइड पढ़ना और कोलेरा पढ़ना, नहीं बस ये चार जो मैंने बोले ना अभी आपको, कोलेरा, कोलेरा, टाइफाइड और टिटनस, ये तीनों एनसीईआरटी में है, ये तीन और एक सिट्रस कैंसर, ये चार एनसीईआरटी में है। जैंथोमोनास और आईजी पे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था, समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? इसलिए अब बच्चा कहता है कि अगर पढ़ने यही थे एनसीईआरटी में इतने तो लिखे क्यों? लिखने का कारण भी बताता हूं। 2006 के देखना पेपर में आया था क्वेश्चन एक, 2006 सेकंड एक्सरसाइज खोलना, है 8 नंबर है क्या? 8 नंबर क्वेश्चन देखो आप, पेज नंबर बोल दे भाई, 121। 8 नंबर क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, अभी आंसर दिया जस्ट मैंने कि बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा यूज होने वाला एग्रोबैक्टीरियम और ई कॉलाई है, आंसर यही था, आंसर तो, लेकिन बाकी 3 ऑप्शन बनाने के लिए उसने बाकी सारे डाल दिए, क्राउन गैल डिजीज वाला भी डाल दिया, ब्लैक लेग वाला भी डाल दिया, समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? तो ऐसा लग रहा है कि भाई 2006 में क्वेश्चन आ गया दोबारा ना आ जाए, हालांकि दोबारा कभी हुआ नहीं ऐसा, लेकिन फिर भी कभी आ ना जाए, इसलिए बचाव के लिए शील्ड है साथ में कि बच्चे ने पढ़े होंगे तो कम से कम पता तो होगा ना कौन क्या कर रहा है। लेकिन याद अपने को 4 ही करने डिजीज, तो एनसीईआरटी पेज नंबर 20 पे देखो, ऊपर ऊपर 4 डिजीज लिखे हुए हैं एनसीईआरटी में। एक तो कोलेरा की बात की है, टाइफाइड की बात की है, टिटनस की बात की है और सिट्रस कैंसर की, तो इनके 4 बैक्टीरिया के नाम तो आपको जरूर पता होने चाहिए, ठीक है बात या नहीं? कौन कौन से? कोलेरा के लिए कौन है? टिटनस के लिए क्लोस्ट्रिडियम, हाँ, और टाइफाइड के लिए साल्मोनेला टाइफी, सही है, और सिट्रस कैंसर के लिए जैंथोमोनास सिट्री, ये 4 तो पक्का याद करने हैं, बाकी अगर याद ना हो तो काम चलेगा, रीड कर लेना बस एक बार, ठीक है? ये हार्मफुल एक्टिविटीज हैं, क्या है? इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है हार्मफुल एक्टिविटीज में, डीनाइट्रिफिकेशन बहुत बढ़िया से पढ़ा चुका हूं मैं आपको, नाइट्रोजन साइकिल में बताया था मैंने, किसमें बताया था? मैंने कहा था कि भाई एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, क्या प्रेजेंट होती है? वो N2 गैस की फॉर्म में होती है, लेकिन प्लांट इसे N2 गैस की फॉर्म में यूज करते हैं अमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट की फॉर्म में, इसको बोला था हमने नाइट्रोजन पूल ऑफ द सॉइल, याद है ना? और टोटल 5 स्टेप पढ़ाए मैंने, नाइट्रोजन फिक्सेशन, अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। और डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब था नाइट्रेट का फिर से किसमें बदलना, किसमें बदलना? अब बोल, थायोबैसिलस और स्यूडोमोनास, बोल, हाँ ये ग्रीन टी शर्ट वाला भाई जो है, बोलो अब जोर से बोलो, थायोबैसिलस और स्यूडोमोनास, रोडोमोनास नहीं, हाँ समझ रहे हैं बात या नहीं? थायोबैसिलस स्यूडोमोनास, तो बताओ ये प्लांट के लिए जो अवेलेबल नाइट्रोजन होती है सॉइल में उसको कम कर देता है, इसलिए इसको हार्मफुल मानोगे या यूजफुल मानोगे? थायोबैसिलस और स्यूडोमोनास, सही है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम याद कर लो, डब्बा बंद फूड वाला, और याद करो क्या है नेक्स्ट, वाटर पॉल्यूशन के लिए देखो, गंदा पानी पीने से उल्टी दस्त हो जाते हैं, बोलो हैजा, विब्रियो कॉलेरी और साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड वाला, टाइफाइड हो गया जी इसको, तो साल्मोनेला टाइफी, और कहते हैं ना यार पानी बदल गया, कुछ खाने में ऐसा वैसा आ गया, शायद पानी बदल गया तो बीमार हो गया, यहां आया तो मुझे टाइफाइड हो गया, वहां गया तो ऐसा हो गया, तो बोलो ये पॉल्यूटेड वाटर के अंदर प्रेजेंट है कौन कौन? विब्रियो कॉलेरी और साल्मोनेला टाइफी, क्या याद कर लो? विब्रियो कॉलेरी और साल्मोनेला टाइफी। कल से आपकी फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स की री क्लास है बच्चे, शेड्यूल नोटिस बोर्ड पे प्लीज देख लें, ठीक है? मॉडर्न फिजिक्स की री क्लास है। अब एक बात और बता दूं मैं आपको, इसमें से अलग चल रहे हैं अपने, आपका पेपर है 27 तारीख को, डाइवर्सिटी नेक्स्ट वीक हो जाएगी अपनी, ठीक है ना? इस वीक में अब आज में मोनेरा मतलब चल रहा है, तो कल मोनेरा खत्म हो जाएगा, परसों प्रोजेस्टा आधा हो जाएगा, ऐसे करते करते सैटरडे तक अपने फंगस शुरू कर लेंगे, तो फंगस मतलब नेक्स्ट वीक में फिजियोलॉजी अभी डाइवर्सिटी हो जाएगी, संडे को भी हो सकता है मैं क्लास ले लूं आपकी, कोई टेस्ट नहीं है आपका, ठीक है? कोई बात नहीं, आ जाना यार, हाँ सुनो मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो, टाइम आपके लिए लग रहा है, मैं तो खुद छुट्टी जाता हूँ, मैं तो खुद मौज मस्ती कर लूंगा, मैं भी तो पढ़ाऊंगा आगे यार,
लेकिन मैं क्या करूंगा, 27 तारीख को जो आपका पेपर हो रहा है, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी सुन लो, 27 तारीख को जो पेपर आपका हो रहा है उसमें प्लांट डाइवर्सिटी तो पूरा आएगा और फिजियोलॉजी भी आएगा, लेकिन फिजियोलॉजी पूरा नहीं आएगा। फिजियोलॉजी में मैंने सिर्फ 4 या 5 टॉपिक चूज किए छोटे छोटे, जो मैं सिर्फ आपको रिवाइज करवाना चाहता हूं। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? मैं पूरी फिजियोलॉजी नहीं दे रहा हूं। जैसे लाइट रिएक्शन में सिर्फ डार्क रिएक्शन वाला पार्ट दे रहा हूं, C3 C4 प्लांट वाला। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? मिनरल्स में सिर्फ उसके फंक्शन वाला पोर्शन, छोटे छोटे क्वेश्चन फंक्शन से बनते हैं वो वाला। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? रेस्पिरेशन, क्रेब्स साइकिल और रेडियस, वो काउंटिंग वाला क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। ठीक है ना? बस ये छोटे छोटे पोर्शन है, वो मैं आपको नोटिस बोर्ड पे कल चस्पा कर दूंगा क्या क्या दे रहा हूँ। ठीक है? या आज की क्लास खत्म होने से पहले लिखवा दूंगा मैं आपको कि ये याद कर लेना। डाइवर्सिटी तो पूरी करनी करनी है। ठीक है? समझ गए ना मेरी बात आप? ये तैयार कर लेना बस। उससे क्या, वो फिजियोलॉजी का वो पोर्शन है जो बच्चों को दुखी करता है ज्यादा, बस थोड़ा सा क्या हो, रिवाइज हो जाए बस। ठीक है? डाइवर्सिटी पूरी आएगी। 27 तारीख को पेपर है आपका, मैं क्लियर कर दूंगा आपको माइनर, और संडे को अगर क्लास लूंगा तो पहले अनाउंस करवा दूंगा। चलो जी, पेज पलटो। पेज पलटने से पहले मेरे को बता दो भाई, कोलेरा के लिए, डिजीज के लिए बैक्टीरिया का नाम, टाइफाइड के लिए, हाँ ठीक है, एंथ्रेस सिट्रस कैंसर के लिए सिट्री, सही है, और टिटनेस के लिए, अच्छा क्लोस्ट्रिडियम टेटनी जो है वो बैक्टीरिया एरोबिक है एनारोबिक है? चलो ठीक है, याद हो गया तुम्हें, अब तब सीख रहे हो हैं। चलो जी, और लास्ट में ना इन्होंने लिखा बायो वेपन। क्या लिखा है? बोलो, हमसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। बायो वेपन का सबसे सही उदाहरण हम ही है, कोरोना। नहीं क्या? हाँ, बायो वेपन मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि रोग फैलाते हैं। रोग, तो बोलो किसी की पॉपुलेशन को खराब करने की जरूरी नहीं कि गोलियां मारो, बीमारी फैला दो, तो बायो वेपन। सही है बात या नहीं? हाँ वही, ये आप पढ़ते हो बायोलॉजिकल एथिक्स और बायो वेपन वाले पोर्शन में, याद है ना आपको? हाँ, कि भाई बनाओ जरूर लेकिन खराब मत करो लोगों को। नेक्स्ट देखो क्या है, यूजफुल एक्टिविटी में सबसे पहले कौन है? पढ़ा चुका हूं मैं, डीकंपोजिशन पढ़ा के आया हूं अभी आपको। जितने भी डीकंपोजर है ना, डीकंपोजर, वो सारे इसमें आ गए। पूछो क्यों? क्योंकि मिनरल्स के रिसाइकलिंग के रिस्पॉन्सिबल है। एनसीईआरटी की लाइन पढ़ी थी हमने, और सबसे बढ़िया हमने पढ़ा इसमें कौन? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर पढ़े थे ना, कीमोसिंथेटिक। नेक्स्ट कौन है? फिक्सेशन, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्राइट से नाइट्रेट, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और उससे पहले डीकंपोजर। तो डीकंपोजिशन होना भी अच्छी बात है। सॉइल में क्या बढ़ता है? कंपोनेंट्स, सिंपल कंपाउंड बढ़ते हैं, सही है, और नाइट्रिफिकेशन होने से नाइट्रोजन वाले कंपाउंड बढ़ते हैं। और आपको पता है सबसे ज्यादा प्लांट को क्या चाहिए? तो बोला अगर सॉइल में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया रहेंगे तो नाइट्रोजन का लेवल, तो फर्टिलिटी सॉइल की। नेक्स्ट, फिक्सेशन भी पढ़ के आए हैं अपने नाइट्रोजन साइकिल में, राइजोबियम, फ्रैंकिया, एजोस्पाइरिलम, बीजरनिकिया, बहुत सारे बैक्टीरिया पढ़े थे हमने जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा रहे थे। क्या करवा रहे थे? अब बोलो, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को, क्योंकि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का लेवल। लेकिन आपको यह समझना है कि जब आप N2 फिक्सेशन की बात करते हैं, किसकी? तो एक तो आपने पढ़ा है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, और एक आपने पढ़ा है फ्री लिविंग, सही है। अब सिम्बायोटिक में जैसे आपने 2 एग्जांपल तो याद करने हैं, क्योंकि आप ये बात समझ जाओ कि सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन से अगर क्वेश्चन आएगा तो यहां से नहीं आएगा, प्लांट फिजियोलॉजी से आएगा, राइजोबियम और फ्रैंकिया को लेकर, क्योंकि एनसीईआरटी ने ये पढ़ाए हैं हमें। सही है बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से पक्का है ना? बोलो, 2 तरह का सिम्बायोसिस याद करना है। जैसे राइजोबियम किसके साथ था, और फ्रैंकिया नॉन लेग्यूम के साथ था ना। बोलो, ये स्ट्रॉन्ग सिम्बायोटिक कनेक्शन था। बोलो, वीक भी होता है क्या? बोलो हाँ, वीक भी होता है। एजोस्पाइरिलम याद करो, कौन याद करो? बोलो, अगर ये राइस और वीट के साथ है, किसके साथ है? और वीट के साथ है, तो उसकी रूट के साथ सिम्बायोसिस करके नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है कौन? और अगर नहीं है, वीट राइस नहीं है, अकेला है, तो भी करता है। तो बोलो, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कि हम साथ साथ है और साथ ही रहेंगे, अकेले नहीं करेंगे काम।
तो फ्रैंकिया और राइजोबियम जब फ्री लिविंग होते हैं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो बोलो स्ट्रॉन्ग सिम्बायोटिक एसोसिएशन है इनका, कैसा है? लेकिन एजोस्पाइरुलम वीक है, वो कहते साथ होता है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। इसलिए फ्री लिविंग में भी एजोस्पाइरुलम है और सिम्बायोटिक में भी एजोस्पाइरुलम होगा, वीट और राइस के साथ, सुपरफिशियल सिम्बायोसिस के साथ। ठीक है बात या नहीं? रहेगा याद? क्या क्या? राइजोबियम और फ्रैंकिया तो याद करने ही करने हैं, दिमाग में डाल लो क्योंकि सिलेबस में है अपने। सही है बात या नहीं? हालांकि बच्चा जैसे मैं ये पढ़ा के जाता हूँ बाहर, पता है आगे क्या कहता है? साहब नॉस्टो का एना बिना भी तो था, तो भाई वो ब्लू गिरने लगी था, अभी तो बैक्टीरिया पढ़ा रहा हूं। नहीं समझ रहे मेरी बात आप? बिल्कुल था, लेकिन अभी क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, तो साइनोबैक्टीरिया की बात बाद में करेंगे। क्लियर है बात अच्छे से? नेक्स्ट देखो क्या है, एसिम्बायोटिक मतलब फ्री लिविंग हो गए ना, फ्री लिविंग में भी एग्जांपल खूब सारे होंगे। आगे देखो, नोट करके लिखा है एजेटोबैक्टर और बेसिलनिकिया आर रोडोस्पाइरुलम इज, बोलो ये लाइन तो पहले भी पढ़ा चुके हो आप, सेम लाइन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले में पढ़ी थी। नेक्स्ट क्या लिखा है, राइजोबियम एंड फ्रैंकिया आर, तो नाइट्रोजन को फिक्स, लेकिन साथ में होंगे प्लांट के, तो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है ये, कैसा है? लेकिन एजोस्पाइरुलम का सिम्बायोटिक में भी देखो एग्जांपल लिखा होगा ना एजोस्पाइरुलम को, राइस और वीट की सुपरफिशियल सिम्बायोसिस के लिए, और फ्री लिविंग में भी एजोस्पाइरुलम होगा। नेक्स्ट कौन है? डेयरी प्रोडक्ट, बोलो दूध से दही बनेगा, अब दही से बोलो मक्खन, छाछ, घी, बाकी सब दही से बनेगा, बोलो दूध से दही बनाना जरूरी है, बोलो लैक्टोबैसिलस लैसिटी, ऐसे याद कर लो। सुनो सुनो, ग्लूकोज, सुनना बात ध्यान से, आपको ऐसे याद हो जाएगा। ग्लूकोज से बोलो पायरुविक एसिड, क्या? फिर बोलो फर्मेंटेशन, अल्कोहल, बोलो यीस्ट, बोलो लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस लैसिटी, बोलो एसिटिक एसिड, बोलो एसिटोबैक्टर एसिटाई, बोलो ब्यूटारिक एसिड, बोलो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूट्रिकम बैक्टीरिया, या ब्यूटारिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं। मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी फर्मेंटेशन पढ़ाते टाइम कि भाई मैं पायरुविक एसिड से सिर्फ अल्कोहल और लैक्टिक एसिड ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन सिर्फ यही बनते हैं ये जरूरी? तो बताओ, यहां एसिडिक एसिड भी बन सकता है यहां, और ये जितने भी बन रहे हैं ना सबका कोई ना कोई काम है। बोलो ये बेकरी में काम आता है, ब्रेड बनाने में, स्पंजी ब्रेड बनाने में, ये दूध से दही बनाने में काम आ रहा है, विनेगर एसिडिक एसिड, बोलो क्यूरिंग ऑफ टी, चाय पत्ती जो काली हो जाती है, अपने ब्लैक टी आते घर पे फर्मेंटेटेड होती है, सारे इसमें एग्जांपल अपने पास। तो अभी कौन सा एग्जांपल पढ़ रहे हो आप? तो बोलो दूध से लैक्टिक एसिड बनता है, दूध में अंदर कौन बनाता है? कौन बनाता है? और लैक्टोबैसिलस एरोबिक है एनारोबिक है? एनारोबिक, एनारोबिक में पढ़ के आए हो पीछे, किसमें पढ़ के आए हो? किसमें? हाँ, दूध को पता क्या करो आप, डब्बे में बंद करके पैक करके रख दो एयर टाइट, रख दिया, खराब नहीं हुआ, कौन करेगा खराब? तो इसका मतलब अगर डब्बा बंद है और दूध मतलब दही बन रहा है तो अंदर ऑक्सीजन नहीं भी है तो भी काम ही कर रहा है, और ये इसका मतलब क्या हो गया, पायरुविक एसिड से किसका बनना? ये एरोबिक है एनारोबिक है? फिर सीधी सी बात है ना यार। तो बोलो लैक्टोबैसिलस लैसिटी कैसा बैक्टीरिया है? एनारोबिक। और क्या बना रहा है? लैक्टिक एसिड, और दूध से क्या बन रहा है? दही, और दही से बाकी सब बना लो, या पराठे बना के सीधा दही खा लो, वो आप पर डिपेंड करता है। नहीं क्या? चलो आगे बढ़ो। विटामिन B12 का सोर्स हो गया, तो दही खाते हैं तो कहते हैं कि दही खाना अच्छा होता है, विटामिन मिलते हैं, बोलो बैक्टीरिया मिलते हैं, और ये जो बैक्टीरिया है वो विटामिन बी का सोर्स है अपने पास, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ो। हाँ, एंटीबायोटिक सबसे पहले याद कर लो पेनिसिलिन, देखो दो बातें याद करो, इधर देखो इधर, बोलो पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटेटम, एस्कोमाइसिस का मेंबर है, याद है क्या? फंगस, वहां से बना निकाला सबसे पहले नाम पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कौन? लेकिन पहली बैक्टीरियल एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन कौन? बोलो स्ट्रेप्टोमाइसिटीज ग्राइसियस, ये वो बैक्टीरिया है जिससे पहली एंटीबायोटिक बनाई गई, जिससे पहली
बैक्टीरियल एंटीबायोटिक बनाई गई। तो बताओ पहली एंटीबायोटिक और पहली बैक्टीरियल, पहली 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 एंटीबायोटिक और पहली बैक्टीरियल एंटीबायोटिक। हाँ क्लियर है बात, रहेगा याद। और क्या लिखा है इसमें, बस नाम लिखा हुआ है कि भाई एंटीबायोटिक नाम जो दिया था वो किसने दिया था, हाँ वॉक्समैन ने, ठीक है। लेकिन अपने को ये याद करना है कि भाई पहली एंटीबायोटिक कौन है, कहां से मिली थी, फंगस से, किससे मिली थी, और पहली बैक्टीरियल स्टेप्टो किससे मिली, स्टेप्टोमाइसिस ग्राइसियस। नेक्स्ट क्या लिखा है इंडस्ट्री में नंबर 1 पे, विनेगर बोलो, एसिडिक एसिड फर्मेंटेशन। बैक्टीरिया का नाम बताओ, हाँ फिर ब्यूटारिक एसिड बैक्टीरिया, बोलो ब्यूटारिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं, रेटिंग ऑफ फाइबर, प्रोसेसिंग ऑफ टोबैको, क्यूरिंग ऑफ टी। रेटिंग ऑफ फाइबर मतलब फाइबर को गलाना। कितने लोग खेतों से हैं भाई, गांवों से हैं, प्योर ठेठ ठेठ बिल्कुल, हाँ फिर तो अच्छी बात है भाई। जब गेहूं और चावल के पौधे कटती है ना फसल, तो उनके बड़े बड़े वो बना के रखते हैं बांध के उनको, तो उनका पिछले साल का बचा हुआ जो घास फूस होता है ना सूखा, उसको पानी में डालते हैं, पहले गलाते हैं, वो येलो से काला हो जाता है सड़ के, फर्मेंटेट हो जाता है, तो बाहर वाला सारा कार्बोहाइड्रेट सड़ जाता है, तो फाइबर बच जाते हैं अकेले। फिर भाई उनको गीले फाइबरों को पकड़ के ना कुंडी लगा के हम घुमाते हैं और बनाते हैं रस्सियां मजबूत, बिल्कुल है ना। तो बोलो वो क्या है, बोलो रेटिंग ऑफ फाइबर क्या है वो, बस बोलो जो फाइबर्स हैं प्लांट के उनको सड़ाना, क्या करना, बोलो टैनिन ऑफ लेदर। भाई अपने कहते हैं लेदर की जैकेट, लेदर की बेल्ट, तो ऐसे थोड़ी होता है कि सीधा स्किन उनकी उतारी एनिमल की और बना दिया। बोलो लेदर को सॉफ्ट करना पड़ता है, बोलो लेदर को सड़ाना पड़ता है, सड़ाते हैं उसको, फर्मेंटेट करवाते हैं, फिर रगड़ते हैं, फिर सड़ाते हैं, फिर फर्मेंटेट करके फिर रगड़ते हैं, तब तक रगड़ते हैं जब तक कि जितनी सॉफ्टनेस चाहिए वो आ ना जाए। और जब सॉफ्टनेस आती है तो फिर आपको जैकेट, लेदर के बूट और ये सब मिलता है। तो बोलो टैनिन ऑफ लेदर, बोलो फर्मेंटेशन, बोलो प्रोसेसिंग ऑफ टोबैको। टोबैको काला थोड़ी होता है, वो तो जब मार्केट में लोगों के पास आता है तब काला होता है, पूछो क्यों, क्योंकि फर्मेंटेशन के बाद आता है। बोलो क्यूरिंग ऑफ टी, टी का फर्मेंटेशन, बोलो प्लांट सूख गया, टी लीफ तोड़ी, सुखाई, पैक की, घर पे आ गई, बोलो ग्रीन टी। तोड़ा, सुखाया, पैक किया और बोलो क्या हो गया, बोलो तोड़ा, सुखाया, सड़ाया, मतलब फर्मेंटेट करवाया, फिर सुखाया, पाउडर बनाया और आपके घर पे भेजा, ये ब्लैक टी। विदाउट फर्मेंटेशन, आफ्टर फर्मेंटेशन ब्लैक टी। दो टर्म याद करना टी के लिए। बोलो क्यूरिंग, बोलो क्यूरिंग, क्यूरिंग का मतलब हो गया फर्मेंटेशन, क्या हो गया, बोलो प्रूनिंग, बोलो प्रूनिंग, डीकैपिटेशन। और दोनों टी प्लांट में करवाए जाते हैं, दोनों ही, हाँ तो कंफ्यूज नहीं होना। प्रूनिंग टिप को काटना, क्यूरिंग टी लीव्स का फर्मेंटेशन। बोलो क्यूरिंग टी लीव्स का, प्रूनिंग, प्रूनिंग टिप को, क्यूरिंग, प्यूरिंग, प्यूरिंग प्यूरिंग और क्यूरिंग। हाँ दोनों बातें सुनने में एक जैसी हैं, नहीं समझ रहे मेरी बात, लेकिन दोनों का मतलब अलग है दोनों टी प्लांट पर। क्यूरिंग भी टी लीव्स की और प्रूनिंग भी टी प्लांट का है। प्रूनिंग का मतलब है टिप को, और क्यूरिंग, क्यूरिंग का मतलब, क्लियर है बात, आगे पढ़ो। प्रोडक्शन ऑफ, आप एक बार रीड कर लो, आगे निकल जाओ इसको, पूछो क्यों, अरे विटामिन डाइजेशन में पढ़ना यार। हाँ 15 लाइनों में तो मोनेरा खत्म हो गया एनसीईआरटी के अंदर, है ना। तो विटामिन वहां पढ़ना, आप एक बार यहाँ रीड कर लो और आगे निकल लो। नेक्स्ट कौन है, गंगा वाटर को होली वाटर कहते हैं, एक बैक्टीरिया की वजह से, बोलो डेलो विब्रियो बैक्टीरियोवायरस। अभी बच्चे बडेलो बोलते, बडेलो, बडेलो नहीं, डेलो विब्रियो बैक्टीरियोवायरस। ये दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने देता, दूसरे बैक्टीरिया की, तो इसलिए क्या बोल देते हैं, ऐसा कहा जाता है कि एक मुट्ठी मिट्टी उठा लो ना ऐसे, तो इसमें पता नहीं कितने ही बैक्टीरिया हैं, कितने ही। तो आप जाते हो, गंगा स्नान करते हैं लोग, और जाके वहां से पानी भर लाते हैं, बोतल पूरी ले आते हैं ना। अब घर पे कहते हैं कि गंगा स्नान करेंगे,
तो करते क्या है, ढक्कन एक निकाल के बाल्टी एक पूरी के अंदर डाल देते हैं, तो बोलो शुद्ध हो गया। पूछो कैसे? भाई एक ढक्कन में लाखों करोड़ों बैक्टीरिया है, ये डेलो विब्रियो बैक्टीरिया वायरस। नहीं समझ रहे मेरी बात? हो गया गंगा वाटर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलो आगे। अरे पानी तो H2 ही है, आपके घर पे जो पानी है वो भी क्या है? हाँ, और वहां कौन है? हाँ, तो उसको होली वाटर किसने बनाया? इस बैक्टीरिया ने। बडाला नहीं है, डेलो विब्रियो बैक्टीरिया वायरस, डेलो विब्रियो बैक्टीरिया वायरस। नेक्स्ट क्या है? देखो पॉल्यूशन इंडिकेटर डाइवर्सिटी में दो याद करने हैं, एक तो बैक्टीरिया, एक लाइकेन। बोलो लाइकेन वहां होते नहीं जहां पॉल्यूशन होता है, इसका मतलब लाइकेन ग्रो कर रहे हैं, पॉल्यूशन नहीं है। और बोलो बैक्टीरिया होते ही वहां जहां पॉल्यूशन होता है। ई कोलाई बैक्टीरिया बेस्ट एग्जांपल है, सही है। ई कोलाई बैक्टीरिया बोलो पॉल्यूशन में ही होता है, बोलो ई कोलाई बैक्टीरिया तो। और साथ ही साथ बोलो ह्यूमंस के लार्ज इंटेस्टाइन में ई कोलाई बैक्टीरिया सिम्बायोसिस में मिलता है। पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन है, क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन, ई कोलाई बैक्टीरिया लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन में, सही है। और लास्ट बस वो एग्रोबैक्टीरियम और ई कोलाई, अभी एग्जांपल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। अरे हाँ ना तो बोल दो यार। चलो ठीक है, तो पहला हमने बैक्टीरिया के डिजीज पढ़ा, कोलेरा पता है नाम? है विब्रियो कोलेरी, सही है ना। टिटस के लिए, टाइफाइड के लिए साल्मोनेला टाइफी, सही है। सिट्रस कैंकर, ठीक है ठीक है ठीक है, धीरे धीरे बच्चा, धीरे आराम से। अमोनिफाइंग बैक्टीरिया बता दो जल्दी से। बैसिलस वल्गेरिस, रेमोसास और माइकोइड। और नाइट्रीफाइंग, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले राइजोबियम फ्रैंकिया, एजोस्पाइरलम। और याद दो पक्का करने, राइजोबियम और, सही है। फ्री लिविंग में जेटोबैक्टर बेजर नहीं किया है ना, रोडोस्पाइरलम, क्लोस्ट्रीडियम, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। दही बनाने वाला, पहली बैक्टीरियल एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन, पहली एंटीबायोटिक। हाँ, बैक्टीरियल एंटीबायोटिक विनेगर, सही है। और गंगा वाटर को शुद्ध करने वाला डेलो विब्रियो बैक्टीरिया वायरस, डेलो विब्रियो बैक्टीरिया वायरस, सही है। बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा यूज होने वाला और पॉल्यूशन इंडिकेटर। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या पढ़ना है अपने को बैक्टीरिया के बाद? बोलो ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलो, साइनोबैक्टीरिया बोलो। बोलो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में ना, किसको टू किंगडम क्लासिफिकेशन में इसे रखा गया था प्लांटी में, और प्लांटी के अंदर फैमिली थी साइनोफाइसी। कौन सी? साइनो साइनोफाइसी, समझ रहे हो बात या नहीं? अब बोलो साइनोफाइसी से साइनो, और फिर आर एच विटेकर ने इसको बोला मोनेरा का मेंबर, बैक्टीरिया के साथ बताया रिलेशन, तो बोलो इसको बोल दिया गया आगे चल के साइनोबैक्टीरिया। क्या बोल दिया गया? क्या बोला गया? करेक्टर बोलो एल्गी से ज्यादा मैच करते हैं अगर प्लांटी में देखा जाए तो। फोटोसिंथेटिक है, क्लोरोफिल पिगमेंट इनके अंदर प्रेजेंट है, वाटर तोड़ के ऑक्सीजन निकालते हैं, थैलस बॉडी है, सही है बात या नहीं? इसलिए इनको ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी इसलिए क्योंकि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ग्रीन है, लेकिन ब्लू इसलिए क्योंकि ब्लू कलर के पिगमेंट साथ में प्रेजेंट है। अपना टाइम थोड़ी हुआ अभी, 5 मिनट तो बढ़िया पढ़ा देंगे अपने थोड़ा सा। देखो मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूं, ब्लू ग्रीन, बोलो ब्लू ग्रीन एल्गी, और एल्गी में याद कर लो बात एक, पूछो क्या? बोलो ये है समुद्र, ठीक है, क्या है ये? सी, ठीक है। तो एक बेसिक सी बात है, समझ लेना, आपको याद हो जाएगी हमेशा के लिए। बोलो इसके बॉटम में मिलेगी रेड एल्गी, ठीक है, बीच वाले हिस्से में मिलेगी ब्राउन एल्गी कैल्प, और सबसे ऊपर मिलेगी ग्रीन एल्गी सरफेस पे, सही है। ग्रीन, बोलो रोडोफाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी। एल्गी, बोलो एल्गी मेनली ओशियन वाटर में मिलती है, मैराइन वाटर में मिलती है,
और बोलो ब्लू ग्रीन एल्गी फ्रेश वाटर में मिलती है। बोलो ये उन समुद्रों में मिलती है जो अपने घर के पास लगे होते हैं। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तालाब नहीं बोलना, तालाब का तो फिर भी पानी काम आ जाता है। गंदे पानी के खड्डे, बड़े 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 गड्ढे होते हैं जो अपने घरों के पास, जिनमें गंदा पानी इकट्ठा होता है, जिनमें काई जम जाती है ना? तो बोलो जो समुद्र हमारे घरों के आसपास है ना, उनमें क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। तो बोलो ये मैराइन वाटर में इसे फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। बच्चा कहता है फ्रेश वाटर का मतलब तो होता है हम पी लेंगे, वो फ्रेश वो नहीं, मतलब फ्रेश मतलब सॉल्टी वाटर और नॉन सॉल्टी वाटर से है। नहीं समझ रहे मेरी बात अब आप? तो बोलो ये फ्रेश वाटर के ऑर्गेनिज्म है। कौन कौन? और जो एल्गी हम पढ़ेंगे ना, क्या पढ़ेंगे? वो हम मैराइन ऑर्गेनिज्म बताएंगे, ओशियन के ऑर्गेनिज्म बताएंगे। ठीक है, बेसिक बात पहली तो ये। दूसरा ऐसे समझो कि साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, कौन? काई जमी हुई है, सही है। तो कई बार क्या होता है कि भाई जैसे अपने घर के पास बारिश हुई, पानी रुक गया, नीचे काई जम जाती है, और आप कभी वहां से निकलते हो तो, सही है ना? बोलो घर पे एलोवेरा, एलोवेरा काटा, काटा तो उसमें तो 2-4 बूंदें गिर गई म्यूकस की नीचे फर्श पे, तो फर्श कैसा हो गया? किसकी वजह से? बस फिर साइनोबैक्टीरिया की जो सेल होती है सबसे बाहर म्यूकस लेयर होती है उसमें, म्यूकोपॉलीसैकेराइड से बनी हुई। ठीक है, पोलोस्लाइम लेयर है सबसे बाहर, म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी हुई। किसके? साइनोबैक्टीरिया के, म्यूकस की, जो इस सरफेस को क्या करती है? क्या कर देती है? इसलिए पानी के जो टैंक होते हैं, रुका हुआ पानी जो होता है उसके नीचे वो स्लिपी हो जाता है ना एरिया, और उसके स्लिपी होने का कारण कौन है? साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया में सबसे बाहर कौन है? स्लाइम है, तो स्लाइम की वजह से वो चिकना हो गया, तो और स्लिप कर जाते हैं उस पर। तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि साइनोबैक्टीरिया के सेल में सबसे बाहर की तरफ कौन है? स्लाइम लेयर है। क्लियर है बात या नहीं? अंदर इसके प्रेजेंट है, बोलो सेल वॉल। कौन है? कौन है? सेल वॉल। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई। और इसके अंदर की तरफ बोलो सेल मेम्ब्रेन। कौन है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। क्या बोलोगे? सेल के साइटोप्लाज्म में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, वही हिस्टोन से पैक नहीं है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर हो गया। और रेस्पिरेशन के लिए या मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है, तो बोलो ट्यूब्यूलर, वेसाइकल्स और लैमेली की फॉर्म में। सही है। और आप ये भी बताते हैं कि साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, अर्थ के पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिन्होंने क्या शुरू किया? शाबाश। बहुत सारे बच्चे बीच में फोटोसिंथेसिस बोल रहे हैं, उनको शाबाश नहीं है, शाबाश उनको है जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस बोल रहे हैं। सही है बात या नहीं? क्योंकि ये अर्थ के वो पहले ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने वाटर को तोड़ के ऑक्सीजन बनाई थी। ये बात हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ के आए थे, याद है आपको अच्छे से? अब आप बताओ कि इनके अंदर देखो है तो ये प्रोकैरियोटिक सेल, क्या है? तो इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर तो होती नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर तो इनमें, तो बताओ इनकी मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनवेजिनेट होती है, क्या होती है? और बनाती है लेमिलर और वेसाइकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और इन मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? क्या प्रेजेंट होते हैं? बोलो ये जो एक्सटेंशन है जिनमें फोटोसिंथेटिक, इनको बोलते हैं क्रोमेटोफोर। क्या बोलते हैं? और क्रोमेटोफोर में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। बोलो क्रोमेटोफोर्स में। तो यहां से कल शुरू करते हैं, कल मैं मोनेरा खत्म करके बच्चे प्रोटिस्टा शुरू कर दूंगा। ठीक है बेटा? किसके? अभी बता दूं क्या, या लिखवा दूं बाहर? लिख लो लिख लो लिख लो, मैं बता देता हूं। मैं चस्पा भी करवा दूंगा बाहर, नहीं कोई बात नहीं, लिखना चाहो तो लिख लो, 5 मिनट बता दूंगा आपको मैं। अभी मत लिखो यार, मेरे पास है ही नहीं। नहीं मैंने पेपर तो कर दिया है पक्का, लेकिन मेरे पास है नहीं अभी। मैं यही देख रहा था कि मेरे पास है या नहीं है, मैं बाहर चिपका दूंगा मैं। कल मिलते हैं।